हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी के लिए वेरी गुड मॉर्निंग। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? सही चल रही है। चलिए, तो देखो, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे। हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल किए थे, लेकिन काफी लंबी वीडियो हो गई थी, 3 घंटे की वीडियो हो गई थी, और क्वेश्चन भी खत्म नहीं हो पाए, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचे भी थे। तो हमने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, फिर से एक बार फिर इस टॉपिक को लास्ट करने के लिए अग्रसर होते हैं। और आज की ये लास्ट क्लास रहने वाली है इस टॉपिक की, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें 12-13 क्वेश्चन और बचे हैं, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को करेंगे, और उसके बाद मैं करके बताऊंगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, सही है। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रोटेशन। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है और काफी हॉट टॉपिक भी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो चलिए ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। जो भी क्वेश्चन हमारे बचे हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे केयरफुली और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कीजिए, सभी बच्चे ट्राई करेंगे एक एक बार तो। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हो गया, चलिए। ए वॉल ऑफ मास 200 ग्राम रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 20 मीटर। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम traveling in a horizontal direction hit the center of the wall. After collision, both travel independently. The wall hits the ground at a distance of 30 meter and the bullet at a distance of 120 meter from the foot of the post. The value of initial velocity of the bullet. इनिशियल वेलोसिटी पूछी, यानी कि जो बुलेट शुरुआत में कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी वो पूछी है। तो पहले सिचुएशन देखते हैं, सिचुएशन क्या दे रखी है हमारे पास। देखो, सिचुएशन कुछ इस तरह की से है कि एक पोस्ट है, वर्टिकल पोस्ट रहे इस तरीके से, जिसकी हाइट दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। यानी कि इसके पास एक बॉल है, ऊपर इसके बॉल यहाँ पर रेस्ट में है बॉल, जिसका मास दे रखा है 200 ग्राम, रेस्ट में है। एक इधर से एक बुलेट आ रही है, सही है। एक बुलेट आ रही है जिसकी स्पीड कुछ हमें निकालनी है, यू निकालना है। ओके, इससे टकराती है, इससे टकराती है, और ये कह रहा है कि इस तरीके से, यानी कि ये कह रहा है द बॉल हिट द ग्राउंड, यानी कि ये जो बॉल है वो ग्राउंड पर 30 मीटर की दूरी पर गिरती है। और इसी तरीके से जो बुलेट है, जिस तरीके से बनाते हैं इसको, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना। ये जो बॉल है वो 30 मीटर की दूरी पर गिरती है, और जो बुलेट है वो हमारी 120, यानी यहां से 120 मीटर की डिस्टेंस पर ग्राउंड पर हिट होती है। ये दे रखा है, सही है। देखो, कंडीशन समझो, बॉल इस पर रखी हुई थी पोस्ट पर, 20 मीटर की हाइट है, 20 मीटर की हाइट है पोस्ट की, और बॉल रखी हुई है आराम से रेस्ट पे है। एक गोली आती है, यहाँ से गोली आती है, इससे टकराती है, और अलग अलग बॉल यहाँ पर गिरती है पोस्ट से 30 मीटर दूरी पर, और हमारी जो बुलेट है वो 120 मीटर दूरी पर गिरती है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यानी कि यू पूछा है। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो भाई एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं किस तरीके से? मास ऑफ बुलेट और स्पीड ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल और स्पीड ऑफ बॉल, ओके, इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट और स्पीड ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ बॉल और स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर द कोलिजन। एक चीज ध्यान दोगे कि शुरुआत में जो बॉल है वो क्या है? रेस्ट पे है, तो ये तो टर्म जीरो हो जाएगी भाई, इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी जीरो हो जाएगी। ओके, मास ऑफ बॉल क्या है? कितना दे रखा है? 10 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम दे रखा है। वेलोसिटी u1 है, मान लेते हैं। और मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम, वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन v1 प्लस मास ऑफ बॉल 200 ग्राम, वेलोसिटी v2 आफ्टर द कोलिजन। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 10u इक्वल्स टू 10v1 प्लस, सॉरी ये हो जाएगी 200v2, सही है। यहां से ये एक जीरो साफ हो जाएगा, यानी कि u इक्वल्स टू v1 प्लस 20v2। तो इस इक्वेशन को याद रखेंगे भाई, हमारे पास ये इक्वेशन आई है। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, हमें ये वैल्यू निकलवाई है u1, सॉरी u निकलवाया है, तो हमारे पास v1 और v2 पता होना चाहिए। v1 और v2 पता होना चाहिए, तो हमारा काम बन जाएगा। किस तरीके से करेंगे भाई? देखो, जो पोस्ट है उसकी हाइट 20 मीटर है,
यानी कि जो बुलेट है वो भी 20 मीटर से नीचे आ रही है और आपकी जो वॉल है 20 मीटर से नीचे आ रही है। और यहां आप देखोगे तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी दोनों की। चाहे बुलेट को देखो चाहे बॉल को देखो, दोनों की यहां पर क्या वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है और हाइट दोनों के केस में 20 मीटर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे, कैसे निकालते हो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया होगा। दोनों की हाइट क्या है 20 मीटर, दोनों में सेम टाइम लगेगा भाई, हाइट तो दोनों के लिए सेम है। सोचो भाई पोस्ट में यहां से दोनों चीजें आ रही है, बॉल और बुलेट यहां से आ रही है, हाइट तो दोनों में सेम है। और जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं हम निकालते हैं 2h/g। सिर्फ हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, यानी कि मास क्या है, बुलेट का मास कम है या फिर बॉल का मास ज्यादा है, उससे डिपेंड तो करता नहीं है। तो यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम रहेगा। कैसे निकालेंगे भाई, 2 × h की वैल्यू 20 है और g की वैल्यू आप रख लोगे 10। ठीक है, 0 से 0 कट गया, √4 आ गया यानी कि 2 सेकंड। इन दोनों को नीचे आने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा। बात आई समझ में? इन दोनों को ये 30 मीटर टकराएगा 2 सेकंड में, और ये बॉल जो आपकी बुलेट है वो 120 मीटर दूर टकराएगी कितनी, 2 सेकंड में। दोनों से 2 सेकंड लेंगे। ठीक है सर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब हम वेलोसिटी निकालते हैं, आफ्टर द कोलिजन की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी निकालेंगे। मान लीजिए बुलेट है, बुलेट की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन v1 है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की बुलेट ने, 120 डिस्टेंस ट्रेवल की। भाई बुलेट यहाँ पे यहाँ आ रही है ना, देखो यहां से यहां तक 120 और टाइम कितना लिया 2 सेकंड। तो कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 240 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से वेलोसिटी निकाल लेंगे हम बॉल की। डिस्टेंस कितनी है 30 और टाइम कितना लिया 2, तो ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। सही है। अब इन दोनों की वैल्यू आ गई है, उसमें रख दो। देखो कैसे आ गया आंसर फटाफट से। कहां रख लें, चलिए थोड़ा सा नीचे ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, बात तो समझ में आ रही है किस तरीके से हमने वेलोसिटी निकाली है। सर ये कैसे वेलोसिटी निकाली हमने, देखो किस तरीके से निकाली है। हम किस तरीके से यूज किया है इसको ना, हमने यूज किया है इसको, देखो डिस्टेंस होती है, ओके ओके ओके, यहां पर हमने थोड़ा सा फॉर्मूला गलत लगाया। हाँ देखो यहां क्या किया हमने, डिस्टेंस होगी आपकी ut प्लस 1/2 at²। सही है भाई। एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो ये तो टर्म जीरो हो गई। तो हमारे पास s = ut बचा। तो हम बात कर रहे हैं बुलेट की, तो डिस्टेंस 120, ये इधर आएगा ना 120, और स्पीड हो जाएगी v1 और टाइम हो गया 2। यहां से आप v1 निकालोगे तो v1 आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। ओके, उस पर पिछली बार हमको थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। देखो किस तरीके। अब हम बात करते हैं बॉल की। बॉल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 30 और वेलोसिटी क्या है v2 और टाइम लिया 2। तो यहां से v2 आ गया आपका 15 मीटर पर सेकंड। सही है, याद रख दो। u की वैल्यू v1 कितना आया है आपके पास, v1 आया है 60 प्लस ये हो गया 20 इंटू v2 आया है 15, क्या हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 300 और 360 मीटर पर सेकंड। यानी कि इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट कितनी आ गई, इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट कितनी आ गई 360। सही है, कर लोगे भाई। देखो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका 360। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 360। ये तो बात समझ में आई, ये किस तरीके से लगाया, एस इक्वल टू यूटी। यहाँ पर एक्सेलरेशन, जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो तो उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो यहाँ से ये टर्म तो कट जाएगी, यूटी बचा। यू निकालना है आपको, वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि इसने 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वेलोसिटी v2 है और टाइम 2 सेकंड लिया है। यहाँ से दोनों वेलोसिटी निकल जाएंगी, रख दो फॉर्मूले में। ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। A particle of mass m is moving along the x-axis with the initial velocity ui. It collides elastically with the particle of mass 10 m at rest and then moves with the half of its initial kinetic energy if sin θ1 equals to root of n sin θ2। वैल्यू ऑफ n पूछा है,
देखिए कैसे करेंगे, पहले सोचिए, आप करने की कोशिश कीजिए। सही है, एक मास है यहाँ पर जिसका मास m है, ओके। एक दूसरा मास है जिसका मास है 10m। ये इस तरीके से मूव करता है, इससे टकराता है, टकराने के जस्ट बाद ये इधर चला जाता है m, और ये नीचे की तरफ चला जाता है 10m। यहां से ये एंगल दे रखे हैं θ1 और θ2। सही है, इसकी इनिशियल स्पीड u है, ये दे रखा है i डायरेक्शन में, u i यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। u i का मतलब क्या है, i, ये x, ये y हो गया और ये x हो गया, इसको हम i डायरेक्शन और इसको हम j डायरेक्शन बोलते हैं। सही है, तो इसने i बोल रखा है तो x सिर्फ x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी दे रखी है। सही है, अब देखो क्या क्या कह रहा है ये, जो हमारा पहला पार्टिकल है, ये नहीं m, जो मास का m मास का जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, देन मूव्स विद द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अब इसने कहा है कि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है भाई, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। ओके ठीक है सर, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 mu²। क्यों, क्योंकि ये तो रेस्ट में है, सिर्फ छोटा वाला पार्टिकल ही मूव कर रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। ओके, अब बाद में क्या कह रहा है भाई, बाद में देखो ध्यान दो, इसको हम k मान लेते हैं, सिर्फ k मान लेते हैं, ठीक है, इसको k1 मान लेते हैं। ये कह रहा है कि ये जो पार्टिकल है, जो m मास का पार्टिकल है, वो हाफ ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से मूव करता है, हाफ ऑफ इट्स, यानी कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी आफ्टर द कोलिजन, हाफ ऑफ कौन सी, इनिशियल, इनिशियल कितनी है 1/2 mu², तो ये हो जाएगा mu²/4 हो जाएगा। सही है, अब आप एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो कि भाई इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, कंजर्व रहती है। मान लीजिए शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, अब आधी तो ये लेके चला गया, भाई आधी कहां जाएगी, आधी भी तो कंजर्व ही रहेगी ना, वो आधी कहां जाएगी, आधी ये वाला ले जाएगा। ध्यान देने वाली बात है ना भाई, आधी काइनेटिक एनर्जी 10m वाला, 10m मास के पास आ जाएगी, आधी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इतनी ही काइनेटिक एनर्जी ये ले जाएगा, इतनी ही काइनेटिक एनर्जी ये ले जाएगा, यानी कि इसकी भी काइनेटिक एनर्जी 10u²/4। बात आई समझ में, सोचो बताइए, इतनी ही काइनेटिक एनर्जी ये ले जाएगा। अब k1 क्या है, k1 क्या है, आफ्टर द कोलिजन 1/2 मास m है, वेलोसिटी v1 है स्क्वायर। इसी तरीके से आफ्टर द कोलिजन मास 10m है और v2 स्क्वायर, सॉरी इसको इस तरीके से लिख देते हैं 1/2 10m v2 स्क्वायर। सही, ध्यान दो कि हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 1/2 यानी कि हाफ mv² थी। आधी काइनेटिक एनर्जी हमारा मास m ले गया, तो आधा उसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv1 स्क्वायर, कितनी, आधी, इसकी आधी, तो mu²/4। आधी काइनेटिक एनर्जी किसके पास गई होगी, आधी इसके पास गई होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कराना है ना, मैं काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कराना है, तो आधी काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास चलेगी। अब यहां से v2 और v1 की वैल्यू निकाल लोगे, इन द टर्म ऑफ u, इन द टर्म ऑफ u। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो यहां से क्या क्या कट जाएगा, देखो मास से तो ये मास कट गया, सही है, 2 से ये 2 दो बार कट गया, तो यहां से v1 देखोगे, v1 स्क्वायर इक्वल टू u²/2, तो यहां से आप निकालोगे तो यहां से v1 आ जाएगा आपका u/√2। ओके, अब इसी तरीके से यहां से देखोगे तो देखो मास से तो मास कट गया, अब ये क्या है, सॉरी ये v2 है, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। सही है, ये 20 नीचे आएगा, 20 नीचे आएगा, तो यहां से v2 कितना निकलेगा, u/√20। √20। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है भाई, अब देखो हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है, तो यहां से हम ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप इस तरीके से लगा लीजिए कि y डायरेक्शन में देखो, मूवमेंट ऑफ कंजर्वेशन इन y डायरेक्शन में हम देखते हैं, फाइनल y डायरेक्शन में हम ये यदि देखते हैं तो क्या आता है, देखो कोशिश करो, देखो y डायरेक्शन में देखते हैं तो शुरुआत में तो 0 है,
भाई शुरुआत में तो जीरो है मोमेंटम, वाई डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम है नहीं। फाइनल देखते हैं, तो फाइनल में एम जो ऊपर की तरफ जा रहा है थीटा वन से, तो ऊपर की तरफ मास एम हो गया, वेलोसिटी वी वन साइन थीटा वन हो जाएगी, साइन थीटा वन हो जाएगी। ओके, अब 10 एम का मास नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस ले सकते हैं भाई, एक ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हो तो मोमेंटम नीचे की तरफ नेगेटिव ले लो, मास हो जाएगा 10 एम, और v2 साइन थीटा टू हो जाएगा। बताइए इसमें कोई समस्या? यहां से m से m कट जाएगा क्योंकि जीरो में आ जाएगा। यहां से देखो, यहां से हो गया आपका v1 साइन थीटा वन इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10 तो वही बचा है ना 10, हाँ 10 हो गया, और v2 साइन थीटा टू ये बच गया। अब यहां से देखो v1 और v2 की वैल्यू रख दोगे, इसको लेकर आओ इधर। v1 की वैल्यू है आपके पास रूट अपॉन सॉरी u अपॉन रूट टू साइन थीटा वन इक्वल्स टू 10, v2 की वैल्यू रख दो u अपॉन रूट ट्वेंटी ओके, इंटू साइन थीटा टू, साइन थीटा टू। ओके, देखो u से u कट गया, u से u कट जाएगा, u से u कट जाएगा। अब यहां से आप एक चीज देखो, यहां से आप एक चीज देखोगे तो देखो ये है साइन थीटा वन डिवाइड बाई रूट टू। देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये 10 है, रूट 20 है, रूट 20 को रूट टू इंटू रूट 10 लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं, साइन थीटा टू, और रूट टू से तो रूट टू कट गया, रूट टू से रूट टू कट गया। ओके, साइन थीटा वन, साइन थीटा वन। अब देखो रूट टू नीचे है, 10 ऊपर है, तो ये रूट 10 हो जाएगा, रूट 10 साइन थीटा टू, साइन थीटा टू। बताइए भाई रूट 10 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये रूट 10 हो जाएगा। अब यहां से एक चीज देखो कि एक हमारे पास इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, एक इक्वेशन साइन थीटा वन क्या दे रखा है, साइन थीटा वन इक्वल टू रूट एन साइन थीटा टू। उस इक्वेशन को यहां लिखो, देखो क्या दे रखा है, देखो यहां हमारे पास दे रखा है साइन थीटा वन इक्वल टू रूट एन साइन थीटा टू। यहां से देखो कंपेयर करोगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, देखो सेम है, साइन थीटा वन साइन थीटा टू, रूट 10 और रूट एन, यहां से कंपेयर करोगे तो एन की वैल्यू 10 आ जाएगी। बताइए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एन। एन की वैल्यू ही पूछी है, एन की वैल्यू ही तो पूछी है हमारे पास, एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। सही है, कर लोगे, हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कराना है तो आधी काइनेटिक एनर्जी एम मास ले जा रहा है, तो आधी काइनेटिक एनर्जी 10 एम मास के पास जाएगी क्योंकि कंजर्व कराना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे करने की, देखो किस तरीके से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। टू स्मॉल पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट ए इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ऑर्बिट. Their tangential velocities are v and 2v respectively as shown in the figure. Between collisions, the particles move with the constant speeds. After making how many elastic collisions other than at A, these two particles will begin reach the point A. यानी कि A पर फिर से देखो A से स्टार्ट करते हैं, A से स्टार्ट मूव करते हैं, मूव करना चालू करते हैं A से, वो कितनी बार कोलिजन करेंगे A पर वापस आने में, A पर फिर से वापस आने में कितनी बार कोलिजन करेंगे, तो ये पूछा है, निकाल लोगे किस तरीके से। चलिए इसको सेपरेट बनाने की कोशिश करते हैं हम यहां देखते हैं इसको, ठीक है, और बारीकी से देखते हैं। चलिए मान लीजिए ये एक पॉइंट है आपके पास, ए पॉइंट है, यहां पर दो बॉल है जिनके मास सेम है, ध्यान रखना है मास सेम है, दो मासेस है, मास सेम है, टू स्मॉल पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ये जाता है देखो इधर 2v से, और ये मूव करता है हमारा v से, v से। अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना इस तरीके से है, ये जो आपका सर्कल है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, आप इस तरीके से मत देख लेना कि ये वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक फायदा हो जाएगा, ग्रेविटी काम नहीं करेगी, ठीक, ये इस तरीके से। तो इसमें क्या है भाई, एक की स्पीड 2v है और एक की स्पीड v है, तो आप सोचिए कि हम एक टाइम फिक्स टाइम में देखते हैं
तो वेलोसिटी एक की दो गुनी है तो वो तो दुगनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और एक की स्पीड कम है यानी कि कम है, तो वो स्पीड क्या करेगा, वो उतना ही डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो जिसकी स्पीड 2v है वो 2 यूनिट ट्रेवल करेगा, 1 यूनिट टाइम में 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और वेलोसिटी v1 वाला 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। भाई वो इसलिए बात है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतने ही टाइम में। तो हमने क्या किया कि पूरे सर्कल को 3 भागों में बांट लिया, क्योंकि एक सोचिए एक भाग v ट्रेवल करता है तो 2 भाग ये ट्रेवल कर लेता है, तो सर्कल पूरा कर लेंगे। सोचो ना भाई, एक की वेलोसिटी 2v है, एक की v है, तो सोचिए एक यूनिट टाइम है, एक किसी भी एक टाइम में लोगे तो जितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा उसकी दुगनी ये करेगा, यानी कि सर्कल कंप्लीट करेंगे ये। तो मान लीजिए इसने 120 का, मान लीजिए यहां से 120 का एंगल कवर किया, तो ये 240 का एंगल क्रिएट कर लेगा। यानी कि समझो, यदि हम यहां से देखो क्लियर हो जाएगा, और मैं कोशिश करता हूं, ये सेंटर हो गया, यहां से ये हो गया। अब इस सेंटर, इस सर्कल को हम क्या कर रहे हैं, 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 इक्वल भागों में किसी सर्कल को डिवाइड करना है, बांटना है, तो क्या करेंगे भाई, 120 एंगल आना चाहिए भाई। 3 भागों में तो बराबर तभी बटेगा ना कोई सर्कल। सोचिए, 3 भागों में किसी सर्कल को बांटना है तो इसी तरीके से बांट सकते हो, और कोई तो चारा है नहीं। सही है। अब आप एक ध्यान दीजिए कि ये वेलोसिटी v है इसकी, मान लीजिए ये कुछ टाइम में इतनी यहां तक आता है, एक पार्ट, यानी एक पार्ट ट्रेवल करता है, और जिसकी वेलोसिटी दोगुनी है, वो उतने ही टाइम में इन 2 भागों को कंप्लीट कर लेगा। सोचो, 2 पार्ट को कंप्लीट कर, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये इक्वल पार्ट्स हैं। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है तो ये एक पार्ट कवर करेगा, इसकी वेलोसिटी दोगुनी है तो ये 2 पार्ट कवर करेगा। आई बात समझ में? यानी कि पहला कोलिजन यहां होगा, बात आती है समझ में? नहीं, तो जिसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, यानी कि इसने 2 पार्ट ट्रेवल किया, इसने एक पार्ट ट्रेवल किया। सही है भाई। अब देखो, अब यहाँ पहला कोलिजन हुआ है, तो हमने एक देखा था कि जब 2 मासेस होते हैं, सेम मासेस होते हैं, 2 पार्टिकल होते हैं सेम मास के, और इलास्टिक कोलिजन होता है, इसने बोल रखा है इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन होता है, तो वो क्या करते हैं, वेलोसिटी को एक्सचेंज कर देते हैं, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। एक्सचेंज का मतलब क्या है, इस वाले की वेलोसिटी इस वाले पे आ जाएगी, और इसके वाले की वेलोसिटी इसके पास आ जाएगी। अब सोचो, ये वेलोसिटी थी इसके पास 2v, और इसके पास थी v, अब ये उल्टा हो गया। अब इधर वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, v, और इधर हो जाएगी 2v, इंटरचेंज होगी ना भाई। इसकी वेलोसिटी इस वाले पार्टिकल की 2v थी, टकराए तो इसने अपनी वेलोसिटी इस वाले को दे दी, ये वापस चला जाएगा भाई, 2v से टकराने के बाद वापस ही जाएगा ना, इधर आगे थोड़ी जाएगा, वापस चला जाएगा, किस वेलोसिटी से जाएगा, 2v से, और ये कितनी वापस जाएगा, ये वापस जाएगा v से। अब सोचो, अब इसके पास वेलोसिटी v है, इसके पास 2v है, ध्यान दो, तो इसके पास वेलोसिटी v है, अब उतने ही टाइम में ये एक पार्ट कंप्लीट करेगा भाई, एक पार्ट तो यहाँ कंप्लीट हो रहा है। सही है। और ये इसके पास वेलोसिटी दोगुनी हो गई है, तो ये 2 पार्ट कंप्लीट करेगा। देखो 2 पार्ट, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट हो गए, यानी कि अब नेक्स्ट कोलिजन यहां होगा, सोचिए भाई, वेलोसिटी एक्सचेंज होगी ना। अब जिसके पास ज्यादा वेलोसिटी वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सही है भाई। अब यहाँ फिर आगे भाई, अब मान लो दो दो कोलिजन हो गए, यहां से ये जो 2v वेलोसिटी से आया, और ये v वेलोसिटी से आया, अब फिर से इंटरचेंज होगी भाई, टकराएंगे तो इंटरचेंज होगी, क्योंकि दोनों सेम मासेस हैं, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है। अब ये क्या करेगा, अब इसके पास वेलोसिटी v हो जाएगी, और इसके पास वेलोसिटी 2v हो जाएगी। सही है, चेंज कर दिया वेलोसिटी भाई। अब सोचो, ये 2 पार्ट कंप्लीट करेगा भाई, क्या हो गया, देखो पहला कोलिजन कहां हुआ, यहां से आए, पहला कोलिजन यहां हुआ, फिर दूसरा कोलिजन यहां हुआ, यहां पर हो गया दूसरा कोलिजन। सही है। अब तीसरा कोलिजन कहां होगा, सोचो तीसरा कोलिजन कहां होगा। अब ये वाला पार्ट 2 पार्ट ट्रेवल करेगा, और ये सिंगल पार्ट ट्रेवल करेगा। तो देखो, ध्यान दो, 2v वेलोसिटी से पहला कोलिजन, वेलोसिटी 2v हुई, ये 2v यहाँ आया, और ये वेलोसिटी ये v यहाँ आ गया। अब यहाँ कंप्लीट हुआ, इसके पास v पहुंच गया। अब ये एक पार्ट का क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, और ये 2 पार्ट ट्रेवल करेगा। तो अब देखो, ये 2 पार्ट ट्रेवल करेगा, तो 2 पार्ट यानी एक पार्ट, 2 पार्ट यहाँ आ गया, और एक पार्ट ये ट्रेवल करेगा, यानी कि तीसरा कोलिजन, 3 कोलिजन, ये थर्ड कोलिजन है भाई, थर्ड कोलिजन है ये। देखो
थर्ड कोलिजन हो गया, यानी कि यहां पर पहुंचने से यहां पर पहुंचेंगे, ये कितने कोलिजन कंप्लीट कर लेंगे? 3 कोलिजन। आंसर क्या हो जाएगा? 3 कोलिजन। आंसर क्या हो जाएगा? 3 कोलिजन। सही है? आई बात समझ में? नहीं बनना है मामला? चलो कैसे करते हैं भाई। पहले तो हमने पूरे सर्कल को 3 भागों में डिवाइड किया। हमें पता है कि जिसकी वेलोसिटी कम है वो एक भाग, यानी कि भाई इसकी वेलोसिटी v है, इसकी 2v है, यानी कि ये एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये दो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 2 गुनी है। तो हमने क्या कर दिया, हमने पूरे सर्कल को 3 भाग में डिवाइड कर लिया। इसने डिस्टेंस ट्रेवल की 1, तो इसने दो भाग ट्रेवल किए, भाई दुगनी डिस्टेंस है। तो पहला कोलिजन यहाँ हुआ। अब वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। वेलोसिटी एक्सचेंज होने के बाद क्या हुआ? वेलोसिटी एक्सचेंज होने के बाद क्या हुआ, ये जो 2 वेलोसिटी से आ रहा था, ये इधर वाले वेलोसिटी से वापस चला जाएगा 2v वेलोसिटी से यहाँ आएगा, ये फिर कोलिजन यहाँ आएगा। ये वेलोसिटी v से आएगा, ये एक पार्ट ट्रेवल करेगा, यानी दूसरा कोलिजन यहाँ। अब वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई भाई, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, यानी कि 2v से अब ये जाएगा, 2v से ये जाएगा, v से इधर जाएगा, ये एक पार्ट कंप्लीट करेगा, ये 2 पार्ट कंप्लीट करेगा, फिर से सी पे ए पे पहुंच जाएंगे। यानी कि कितने कोलिजन होंगे? 3 कोलिजन। आंसर हो जाएगा 3 कोलिजन। सही है? सही है? हो जाएगा। चलिए, ये इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। 3 objects A, V and C are kept in a straight line on a frictionless horizontal surface. These have masses m, 2m or m respectively. The object A moves towards B with the speed 9 meter per second and makes an elastic collision with it. Thereafter, V make completely inelastic collision with C. V जो है वो C से completely inelastic collision करता है। All motion occurs on the same straight line, एक ही लाइन में होते हैं। Find the final speed of the object C. इसकी स्पीड पूछिए, फाइनल स्पीड, इसकी फाइनल स्पीड सोचिए भाई। देखो कैसे कर सकते हैं। आपके पास शुरुआत में मास m मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है कितनी स्पीड से? m मास मूव कर रहा है कितनी स्पीड से? 9 मीटर पर सेकंड से। 9 मीटर पर सेकंड से। अब सोचिए, ये टकराएगा इससे 2m से, 2m से टकराएगा, यानी कि इसकी स्पीड कुछ चेंज हो जाएगी भाई, इसकी स्पीड कुछ चेंज होगी। मान लीजिए v1 हो गया और 2m, मास 2m है, कुछ स्पीड इसके पास चली जाएगी 2m। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया हमने। ओके, यहां से देखो मास से m कट गया, ये 9 हो गया और ये हो गया v1 प्लस 2v2। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ओके, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी की है। काइनेटिक एनर्जी की, यानी कि हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं भाई। इलास्टिक कोलिजन है ना, तो इसको 1 रख देना, तो ये होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। यही होता है, इलास्टिक है तो 1 हो जाएगा। v2 क्या है? v2 निकालना है, v1 निकालना है, अपॉन u1 क्या है? 9 और u2 क्या है? 0, क्योंकि ये शुरुआत में रेस्ट में है। तो यहां से v2 माइनस v1 कितना आ जाएगा? 9। इक्वेशन नंबर 2। सोचिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जोड़ते हैं, यदि एडअप करते हैं, तो ये प्लस v1 है, ये माइनस v1 है, ये तो कट जाएगा। 2v2 और v2, ये 3v2 हो जाएगा, 3v2 हो गया। ओके, 9 प्लस 9 18 हो जाएगा। यहां से v2 निकालोगे तो 18/3 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि v2। अब ये जो है, ये वाला जो मास है, ये 6 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, 6 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। अब फिर ये टकराएगा इससे, ये वाला टकराएगा इससे, और बाद में क्या है? ये इन इलास्टिक कोलिजन है। देखो, अब हम बी और सी के बीच में देख रहे हैं। बी और सी के बीच में कोलिजन देखेंगे तो किस तरीके से देखेंगे? देखो ध्यान से, बी और सी के बीच में कोलिजन देख रहे हैं। मास है 2m, बी के पास स्पीड कितनी है? 6 मीटर। शुरुआत में तो भाई इसके पास यही होगी। सी तो कांस्टेंट, भाई सी तो रेस्ट में होगा शुरुआत में। बाद में क्या है? ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं इन इलास्टिकली। इन इलास्टिक का मतलब होता है ये इससे कोलाइड करेगा और चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा, और ये एक साथ मूव करेंगे, यानी कि एक मास बन जाएंगे, एक कंबाइंड मास बन जाएंगे, जिनका मास हो जाएगा आपका 2m प्लस m, 3m हो जाएगा, और वेलोसिटी हो जाएगी कंबाइंड वेलोसिटी c। सही है? ये बात समझ में आ रही है भाई? ये क्यों रखा हमने? क्योंकि इसके पास जो मोमेंटम है, इसके पास मोमेंटम है, इसका मास 2m है और वेलोसिटी 6 है। हमने ये 6 निकाल दी, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा 2m इंटू 6, ये हो जाएगा 3m इंटू bc। देखो m से m कट गया,
ठीक है, 6 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, वीसी आ गया 4, यानी कि वीसी जो हो गया 4 मीटर पर सेकंड। तो आंसर आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकंड। जो ब्लॉक आपका सी है वो 4 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। एक्चुअल में ये दोनों एक साथ ही मूव करेंगे, 2m और m एक साथ ही मूव करेंगे, इन्हें इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं तो ये चिपक जाएंगे। ठीक है, बात आई समझ में, कर लोगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करिए, कुछ उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी बच्चे। Two blocks A and B, each of mass m, are connected by a massless spring of natural length L and spring constant K. The blocks are initially resting on a smooth horizontal floor with the spring at its natural length, as shown in figure. A third identical block C is also of mass m. तीनों के मास सेम है भाई. Moves on the floor with a speed v. इसकी स्पीड दे रखी है v, तीनों के मास m है, along the line joining AB. कोलाइड इलास्टिकली कोलाइड करते हैं, ठीक है, ये इससे इलास्टिकली कोलाइड करता है। अब ये पूछा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एबी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पूछी है दोनों में, और दोनों में मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है। इसके जो स्प्रिंग है इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे, और एक प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। देखो हमने ये बताया कि दो मास है आपके पास, मास m है और मास ये भी m है। मान लीजिए ये वेलोसिटी v से मूव करता है और ये रेस्ट में है, सोचिए रेस्ट में या रेस्ट में हो भी नहीं, उससे मतलब नहीं, यही वेलोसिटी v से मतलब है। इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि ये इस पर वेलोसिटी आ जाएगी u और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 पर, रेस्ट पर आ जाएगी। यही तो कहते हैं इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, पिछले क्वेश्चन नहीं बताया। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो c है, सोचो ये जो c है ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इससे जब टकराएगा तो ये वेलोसिटी a के पास पहुंच जाएगी, a के पास पहुंच जाएगी और ये रेस्ट में आ जाएगा। और ये बात तो समझ में आती है, यानी कि ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो जब इससे टकराएगा तो ये तो रेस्ट में आ जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी है a के पास पहुंच जाएगी, a के पास पहुंच जाएगी। तो यहां से देखो, यहां से आप एक चीज देखो किस तरीके से कि यानी कि वेलोसिटी एक्सचेंज होगी, ठीक है, वेलोसिटी एक्सचेंज होगी, ठीक है। अब हमारे पास मास यानी कि ब्लॉक ए है जिसकी वेलोसिटी v है। अब यहाँ पर एक स्प्रिंग बनी हुई है, ओके, ये b है, इसका मास भी है ना, ये रेस्ट में है शुरुआत में। आप एक सोचिए ये इसके पास वेलोसिटी आ गई, इसके पास वेलोसिटी आ गई तो ये इसको कंप्रेस करेगा, हल्का सा कंप्रेस करेगा, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसका कंप्रेस, इसको जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, भाई इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सोचो ना यार, इसके पास वेलोसिटी आई शुरुआत में, ये रेस्ट में था, शुरुआत में इसके पास वेलोसिटी आई तो इसको धक्का मारेगा, यानी कि स्प्रिंग को हल्का सा कंप्रेस करेगा, जैसे ही कंप्रेस करेगा ये भी मूव करना चालू कर देगा, ये भी मूव करना चालू कर देगा। अब दोनों मूव कर रहे हैं, चालू दोनों मूव हो रहे हैं, तो आप जैसे ही ये मूव होंगे तो इसकी वेलोसिटी तो देखो कम होती जाएगी टाइम के साथ, और इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, सिंपल सी बात है। अब ये कब तक होगा, फिनोमिना कब तक होगा, सोचो कि जब तक मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं आ जाता, भाई जब तक ये रिलेटिव वेलोसिटी इनकी जीरो नहीं हो जाती, भाई जब तक इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी, यानी कि ये कम हो रहा है ये ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ये ज्यादा हो रहा है, जब एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब वेलोसिटी दोनों की बराबर हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, तभी तो आएगा ना मामला। सोचो भाई रिलेटिव वेलोसिटी जीरो करनी है, रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो होना पड़ेगा। भाई एक दूसरे से सोचो, एक काफी वेलोसिटी ज्यादा से मूव कर रहा है, एक हल्की से, इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, इसकी ज्यादा होती जा रही है, तो एक फिनोमिना ऐसा आएगा कि दोनों की वेलोसिटी कम, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, यानी कि रिलेटिव, इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और हमारी जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होना बंद हो जाएगी। तो ये कंप्रेस कब तक होगी, जब तक तो इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है। सोचो ना, एनालाइज करो कि भाई ये कंप्रेस कब तक होगी, जब तक होगी जब इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, और जैसे ही रिलेटिव वेलोसिटी इनके बीच में जीरो हो जाएगी कंप्रेशन बंद हो जाएगा, कंप्रेशन बंद हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं भाई कि इनके पास वेलोसिटी बराबर आ जाएगी। तो शुरुआत में तो इसके पास मोमेंटम है, कितना है मोमेंटम, मास m है, वेलोसिटी v है। बाद में क्या है, बाद में सोचो कोई भी वेलोसिटी हो सकती है, मान लो इसके पास वेलोसिटी u है और इसके पास भी वेलोसिटी u है, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है, हम बात कर रहे हैं जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है, तो इसके पास मास m हो जाएगा, वेलोसिटी u हो जाएगी, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी u है। मास से देखो मास कट गया, v इक्वल टू 2u,
u इक्वल टू v/2 यानी कि वेलोसिटी इनकी हाफ हाफ हो जाएगी, वेलोसिटी हाफ हाफ हो जाएगी। अब यहाँ देखो रिलेटिव वेलोसिटी अब जीरो होगी, अब दोनों को एक दूसरे से घटाओगे तो v2 माइनस v2 v/2 माइनस v/2 जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। यानी यहाँ इसके बाद कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, इसके बाद एक्स जो कंप्रेशन है हमारा स्प्रिंग में कंप्रेशन रुक जाएगा, यानी कि यही मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो देख लो जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया है, जब वेलोसिटी उनकी बराबर हो गई है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बताइए। पहला वाला मास है 1/2m, वेलोसिटी कितनी है v/2 आई है ना, इसका स्क्वायर, प्लस ये वाला मास 1/2m, वेलोसिटी v/2 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो, देखो क्या आएगा 1/2m v²/4 प्लस 1/2m v²/4, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा m v²/4, ये आधा आधा हो गया ना भाई, एक हो जाएगा, और m v²/4 यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी m v²/4। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एवी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग जीरो ना, जीरो तो है नहीं, इतनी है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एवी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज mv²/4, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी तो ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस वो वाला है, ये इसमें मोर देन वन जो ऑप्शन ठीक होते हैं, सही है। एक ये हो गया। कंप्रेशन और चेक कर लेते हैं भाई, कंप्रेशन कैसे चेक करोगे, कंप्रेशन चेक कैसे करोगे, सोचो कंप्रेशन कैसे चेक करेंगे भाई। देखो कंप्रेशन ऐसे चेक करोगे कि टोटल एनर्जी, मैकेनिकल टोटल एनर्जी को कंजर्व करा दो, मैकेनिकल टोटल एनर्जी को कंजर्व करा दो शुरुआत में बिफोर द कंप्रेशन कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, सिर्फ 1/2mv² काइनेटिक एनर्जी थी। बाद में पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई भाई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई किसके पास, स्प्रिंग के पास, हाफ kx² पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई मैक्सिमम कंप्रेशन पर, अभी तो निकाली है mv²/4। यहां से x की वैल्यू निकालो, देखो कैसे निकालोगे, इसे इधर लेके आओ 1/2mv² माइनस 1/4m u² इक्वल टू 1/2kx², सही है। देखो 1/2mv² माइनस 1/4mv², तो ये हो जाएगा 1/4mv², 1/2kx²। अब यहां से देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहां से x² की वैल्यू कितनी आएगी, x² की वैल्यू आएगी mv²/2k आएगी। x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो x रूट ले लोगे, देखो यहां से रूट लोगे तो v² है, v तो बाहर आ जाएगा, रूट किसका आएगा m का आएगा अपॉन 2k का आएगा, सही है भाई, v तो बाहर आ गया ना। सोचो मैक्सिमम कंप्रेशन ये आ गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब ये इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी भाई, एक दूसरे की वेलोसिटी से, यानी कि इनके पास वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो एक दूसरे को दबाते रहेंगे, तब तक दबाएंगे जब तक रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, ये ध्यान रखना है, सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, v√m/2k, ऑप्शन डी भी ठीक है, तो v और d इसके करेक्ट हो जाएंगे, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखो ये क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स A and B of each mass m resting on a smooth horizontal floor are connected by a light spring of natural length capital L and spring constant K. A third mass यानी कि थर्ड ब्लॉक C of mass m, इसका भी मास m है, इसका भी m है, इसका भी m है, moving with the speed v along the line joining AB collide with the A, the maximum compression, वही क्वेश्चन है सेम भाई, ये वेलोसिटी v से मास m है, तो जब ये इससे टकराएगा तो इसको वेलोसिटी ये चली जाएगी, यही वेलोसिटी इसके पास चली जाएगी, ये रेस्ट में आ जाएगा, ये रेस्ट में आ जाएगा। अब कंप्रेशन पूछा है तो शुरुआत में इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 1/2mv², बाद में जब ये कंप्रेस होगा तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और इनके पास वेलोसिटी कौन कौन सी होंगी भाई, हाफ हाफ वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है इनमें आधी आधी बढ़ जाएगी, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा।
तो हमने ये अभी तो करा है 1/2 k x², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई थी 1/4 mv, यही तो आई थी। तो इसको फिर से हमने जब किया था यहाँ से x की वैल्यू जो निकाली थी, यही तो निकाली थी m/4k, और ये भी सही है, यही तो निकाली थी मैक्सिमम कंप्रेशन। देखो मैक्सिमम कंप्रेशन, द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, यहाँ पर कुछ ये v² होगा ना, हाँ ये v² होगा, सही है, सही है भाई, यहां से निकल जाएगा v, यही तो आया ना हमारा पिछले क्वेश्चन, यही तो आया था। तो यहाँ पर हो सकता है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा हो, नहीं मिस्टेक नहीं कर रखा है, मिस्टेक नहीं कर रखा है, ये वाला दे रखा है, ठीक है, ये v बाहर देता है ना, v√m/2k, v√m/2k, ऑप्शन ए हो जाएगा, सही है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। Three block A, B and C are lying on a smooth horizontal surface as shown in the figure. A and B have equal masses m, while C have a mass capital M। देखो ये जो A और B ब्लॉक है, इन दोनों के मासेस M दे रखे हैं, और C का कैपिटल M मास दे रखा है, यानी कि इसका अलग है। ओके, यानी गिवन इनिशियल स्पीड V टूवर्ड्स A, यानी कि जो ब्लॉक A है, ब्लॉक जो A है, ये जो ब्लॉक ए है, इसकी वेलोसिटी है v, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स b, ड्यू टू व्हिच कोलाइड्स विद द v परफेक्टली इनइलास्टिक, ये इससे टकराता है परफेक्टली इनइलास्टिक तरीके से। द कंबाइंड मास कोलाइड विद c, यानी कि ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं भाई, इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये कंबाइंड हो जाएंगे, कंबाइंड हो गए ये c से टकराते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, आल्सो परफेक्टली इनइलास्टिकली, यानी कि 5/6 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन होल प्रोसेस, पूरी प्रोसेस में 5/6 जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। तो पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m/m। सोचिए भाई, शुरुआत में इसके पास वेलोसिटी है v, अब ये दोनों आपस में टकराते हैं, आपस में जब टकराएंगे तो दोनों मास 2m हो जाएंगे, वेलोसिटी हो जाएगी v, कोई कंबाइंड वेलोसिटी मान लेते हैं, सही है, कंबाइंड वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, और शुरुआत में क्या है, शुरुआत में इसके पास मोमेंटम है mv। शुरुआत में क्या होगा भाई, मास a मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो मास m वेलोसिटी v, मोमेंटम कितना होगा, जब ये कोलाइड करते हैं तो दोनों मास चिपक जाएंगे, मास 2m हो जाएगा, वेलोसिटी v1 हो गया। तो यहां से देखो ये कट गया, यहां से v1 निकाला आपने v/2, अब ये इस वेलोसिटी से, ये इस वेलोसिटी से अब c से टकराएंगे भाई, c से टकराएंगे, यानी कि अब मोमेंटम कितना है 2m, वेलोसिटी v1 इक्वल्स टू, अब ये इससे टकराएंगे, अब इससे भी चिपक जाएंगे, क्योंकि इसके बाद ये जब कोलाइड कर रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, अब इसके बाद भी मास जुड़ जाएगा, यानी कि 2m प्लस कैपिटल M। अब ये कंबाइंड वेलोसिटी vc मान लो इसको, सही है, vc मान लो, v1 की वैल्यू आपने निकाल रखी है v/2, सही है, 2 से 2 कट गया, m भी हो गया, ये हो गया mv इक्वल्स टू 2m प्लस कैपिटल M vc, सही है। यहां से देखो vc निकालोगे तो ये आ जाएगा mb, ये आ गया mb/2m प्लस कैपिटल M, vc की वैल्यू ये आ गई। बात समझ में आ रही है? या तो फिर एक ही लाइन में कर सकते हो उसे भाई, एक ही लाइन में कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, पहले मोमेंटम था mv, बाद में ये दोनों कोलाइड हुए, दोनों से चिपक गए, 2m हो गया, और वेलोसिटी हो गई कुछ v1। अब ये दोनों अब c से टकराए, मास हो गया 2m प्लस कैपिटल M, और वेलोसिटी हो गई vc। तो अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मास लग गया ना, ये वाला मास, ये वाला मोमेंटम इसमें कन्वर्ट हुआ, ये वाला मोमेंटम इसमें कन्वर्ट हुआ, यहां से हमने vc निकाल दिया। अब किसी को भी बराबर ले, मान लो पहले वाले और थर्ड वाले को ले लेते हैं, तो mv/2m प्लस कैपिटल M, ये डायरेक्ट कर सकते हैं, ये वाला इक्वेशन, सही है, कैसे भी कर सकते हैं। हमारे पास vc आ गया। अब हमारे पास एक चीज और दे रखी है कि जो कंबाइंड कोलिजन हुआ है, पूरा सारा कोलिजन हुआ है, उसमें 5/6 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई है, इतनी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई, इतनी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई। तो यहां से देखेंगे भाई हम, देखो इतनी लॉस्ट हुई है तो बची कितनी होगी भाई, देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं हम, फाइनल। तो जब सोचो 5/6
काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, तो आप ये कह सकते हो 1/6 काइनेटिक एनर्जी बची होगी इनिशियल, यही तो बची होगी भाई। फाइनल में काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी 1/6, क्योंकि 5/6 तो लॉस हो गई। अब यहां से देखो इस काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिखोगे तो कैसे लिखोगे 1/2। मास कितना है, टोटल मास 2m प्लस कैपिटल M है ये, और VC कंबाइंड वेलोसिटी VC स्क्वायर है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। शुरुआत में 1/6, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 1/2 mv स्क्वायर, भाई यही तो काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियल, 1/6 पार्ट बचा है। अब यहां से देखो कैपिटल M और स्मॉल m का आपको वो निकालना है। देखो यहां से 2 से तो ये 2 कट गया, अब यहां से क्या बच रहा है, ये बच रहा है 2m प्लस कैपिटल M। ओके, अब देखो VC की वैल्यू यहां से उठा के रख सकते हो, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर, ये बचा इक्वल टू 1/6, ये हो गया mv स्क्वायर। सही है, mv स्क्वायर। यहां से देखो क्या कट रहा है, यहां से देखो v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, एक m से ये स्क्वायर कट गया, और यहां से ध्यान दो तो ये 2m प्लस m, ये स्क्वायर ये काट देगा, तो क्या क्या बच रहा है यहां से देखेंगे हम सही से। देखो एक तो ये m बच गया, यहां लिख लेते हैं, एक तो ये m बच गया ऊपर, और नीचे क्या बच रहा है 2m प्लस कैपिटल M, ये बच रहा है, और उधर क्या बच रहा है, उधर बच रहा है 1/6 बस। अब ऊपर नीचे गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये हो जाएगा 6m, ये हो जाएगा 6m, इधर हो जाएगा 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सही है, ये हो जाएगा। अब देखो 6m ये माइनस m, m इधर आएगा, m इधर आएगा, तो ये हो गया आपका, ये स्मॉल m है ना, हाँ स्मॉल m है, ये है स्मॉल m, 6 स्मॉल m है। सही है, तो देखो ये 6 स्मॉल m है, ये 2m है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M। अब यहां से m अपॉन के स्मॉल m निकालना है, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m निकालना है, तो क्या रहेगा, देखो ये वाली जो स्मॉल m है ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर बचेगा 4, इधर बचेगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 4। सही है, कर लोगे, हो जाएगा। थोड़ा सा यहां ध्यान लगाना है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि 5/6 काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गया, तो बची कितनी 1/6, 1/6 एनर्जी बची, उसको हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख दिया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने ये बना ली, भाई क्यों, क्योंकि मास तो कंबाइंड होके क्या हो गया ना, 2m प्लस कैपिटल M मास हो गया, VC हमने निकाल रखा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, रख दोगे आंसर आ जाएगा। सही है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, 1999 में आया है, यानी 1999 में आया है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो सही से, ठीक है। काफी सब आसान क्वेश्चन है, लेकिन काफी लेंदी है। चलिए करेंगे। 2 blocks of mass 2 kg and capital M are at rest on an inclined plane and are separated by a distance of 6 meter as shown in figure. The coefficient of friction between each of the block and the initial inclined plane is 0.25. The 2 kg block is given a velocity of 10 meter per second up the inclined plane. It collides with capital M, comes back and have a velocity of 1 meter per second when it is reaches at its initial position. The other block capital M after the collision moves to 0.5 meter up and comes to rest. Find the coefficient of restitution between the blocks and the mass of the capital M. Mass of the capital M ये पूछा है, कैसे निकालोगे भाई। देखो इस तरीके से करेंगे इसको सर। ये कह रहा है कि ये 2 kg मास है, यहां से इसको वेलोसिटी दी, यहां पर इसको वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर, यहां के ये टकराता है, यहां से टकराने के बाद ये जब अपनी पोजीशन इनिशियल पोजीशन पे आता है तो इसको इसके पास होती है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड, और ये क्या होता है, ये कुछ स्पीड से हमारा ऊपर की तरफ 0.5 मीटर खिसक जाता है, ये कह रहा है। तो इसमें हमें निकालना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा और इसका मास क्या होगा। आप सोचिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, यानी कि हमारे पास वेलोसिटी होनी चाहिए आफ्टर द कोलिजन और बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी होनी चाहिए। तो हमारे पास कोई वेलोसिटी दे रखी है, देखो ये जो वेलोसिटी 10 मीटर की दे रखी है ना, यहां दे रखी है जब इनिशियली ये मूव कर रहा है, यानी कि बिफोर कोलाइड करेगा उससे पहले कुछ एनर्जी कुछ वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर जा रहा है, इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन कुछ लगेगा भाई, फ्रिक्शन भी लगेगा, जो एक्सेलरेशन लगेगा
वो क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को कुछ कम करेगा। जब ये टकराएगा उससे जस्ट पहले कुछ वेलोसिटी डिफरेंट होगी, ध्यान रखना 10 मीटर नहीं रखनी है, तो उस वेलोसिटी को हमें निकालना है। अब ये टकराने के बाद वापस आ रहा है, उस वेलोसिटी की हमें पता होनी चाहिए, दो वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू भाई ये फाइनल तो कहां चला गया, इनिशियली तो रेस्ट में है, मान लो u2 तो रेस्ट में मान लेंगे, लेकिन जब v2 निकालोगे तो v2 जब मूव कर रहा है 0.5 ऊपर, तो टकराने के बाद कुछ वेलोसिटी होगी तभी तो ये ऊपर मूव करा होगा, तो वो वेलोसिटी हम पता होनी चाहिए, यानी कि v2 भी पता होना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें पता करनी है, तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे मास 2 kg का। देखो 2 kg है, मान लो ऊपर मूव कर रहा है ये 10 मीटर पर सेकंड से, सही है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो सोचिए ये नीचे mg लग रहा होगा और ये हमारा रिएक्शन लग रहा होगा, सही है, ये एंगल थीटा हो गया। अब mg के दो कंपोनेंट होंगे, देखो ये mg इधर साइन थीटा हो गया, और ये वाला कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, सही है। फ्री बॉडी डायग्राम तो आप बनाना सीख गए होगे, आप इतना कुछ पढ़ लिया है तो ठीक है, सही है। देखो अब क्या और कुछ बचा है क्या, हाँ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो नीचे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स आएगा, म्यू एन फ्रिक्शन आ जाएगा। अब इसको बैलेंस करो, देखो हमारे पास मूव ये इधर कर रहा है और एक्सेलरेशन इधर है, यानी कि टोटल मास इधर, फोर्स किधर लग रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। देखो फोर्स किधर लग रहा है, mg sin थीटा प्लस म्यू एन एन क्या हो जाएगा, देखो अब इस डायरेक्शन में फोर्स देखोगे तो एन लग रहा है ऊपर की तरफ, mg लग रहा है नीचे की तरफ, तो एन क्या हो जाएगा, यही तो एन हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। एन की वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा, तो यहां से mg cos थीटा, ये टोटल फोर्स लगा अपोजिट टू द मोशन, ये फोर्स लग रहा है। तो हम जब एक्सेलरेशन निकालते हैं तो फोर्स अपॉन मास करते हैं, आगे बात समझ में भाई। टोटल फोर्स हमारा देखो डाउनवर्ड लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा प्लस mg cos थीटा, नीचे m कर लो, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, इसका एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। देखो ध्यान दो, ये आपने ऐड कर लिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना, ठीक है, वीडियो पीछे कर लो, m से m कट गया। अब देखो यहां से g की वैल्यू 10 रख लेते हैं, sin थीटा ये कह रहा है sin थीटा और tan थीटा इक्वल टू 0.05 है, 10 हो गया, और ये हो जाएगा 0.05 प्लस म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 0.25, जी की वैल्यू 10 हो जाएगी, और साइन cos थीटा क्या रखोगे, देखो साइन थीटा, जब साइन थीटा इस तरीके से साइन थीटा अप्रोक्सीमेट tan थीटा होता है ना, ये हम कब लेते हैं, जब थीटा इज वेरी स्मॉल होता है, तो यानी कि cos थीटा को आप अप्रोक्सीमेट 1 ले सकते हो भाई। cos थीटा जितना स्मॉल होगा, मान लो 0 ही है, 0 से क्या कम हो जाएगा, 0 मान लीजिए, तो cos 0 कितना होता है 1, यानी कि जब ये इतना छोटा दे रखा है वैल्यू, देखो sin थीटा इक्वल टू tan थीटा, sin थीटा इक्वल टू tan थीटा तभी होता है जब थीटा इज वेरी स्मॉल, और जब वेरी स्मॉल है तो cos थीटा को 1 ले सकते हैं, तो यहाँ 1 रख लीजिए। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा 0.5 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5, सही है, तो इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया इसका 3 मीटर पर सेकंड। पर आप ध्यान दीजिए ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन आया है नीचे की तरफ -3 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी निकाल लोगे, u1 निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा, देखो किस तरीके से निकालेंगे हम निकालेंगे इसे इसको ले लेते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर मान लेते हैं यहां पर जस्ट बिफोर कोलिजन v1 स्क्वायर मान लेते हैं। ये वेलोसिटी कितनी दे रखी है, ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो ये 100 हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा क्योंकि a नेगेटिव में लोगों, क्योंकि अपोजिट में लग रहा है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और s कितना है 6 मीटर, देखो कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया, ये हो गया 2 3 6 6 36 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, 100 माइनस 36 64, u1 स्क्वायर रूट लोगे तो u1 आ गया आपका 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो मास ये वाला 2 kg है जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी आ गई u1 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड।
8 मीटर पर सेकंड। सही है भाई, सही है। चलो इसको ऐड करो, इसको आप लिख लिया ये, ठीक है। हम सारी कैलकुलेशन, देखो काफी लंबी लंबी कैलकुलेशन है, काफी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो हम यहाँ बिठाकर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए इसीलिए से। हमारे पास U1 आ गया, चलो U1 निकाल लिया हमने 8 मीटर पर सेकंड, सही है, ऊपर की तरफ। अब सोचो ये कह रहा है कि भाई यहां से ये टकराया, अब वापस आया, वापस आने के बाद यहां पर वेलोसिटी इसकी है 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि आप सोचो यहां से ये गया इधर 10 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर, यहां पर ये इसने टकराया 8 मीटर पर सेकंड से टकराया होगा। अब ये वापस आया, वापस यही स्पीड नीचे की तरफ 1 मीटर पर सेकंड दे रखी है, 1 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो आप ध्यान दो कि भाई यहां से वापस आते समय भी तो कुछ स्पीड रही होगी इसकी, भाई जाते समय 8 मीटर थी, जस्ट बिफोर कोलिजन के बाद स्पीड चाहिए ना, मैं जस्ट कोलिजन के बाद स्पीड चाहिए, तो ये वेलोसिटी भी तो हमें पता होनी चाहिए, इसको V1 मान लेते हैं। भाई पहला देख रहे हैं ना, पहला ब्लॉक देख रहे हैं हम 2 kg, पहले इसकी भी तो वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए ना, जस्ट बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। कोलिजन यहां हो रहा है तो हमारे पास एक वेलोसिटी कोलिजन यानी कि बिफोर कोलिजन तो हमने निकाल रखी है 8 मीटर पर सेकंड, जस्ट आफ्टर जैसे ही टकरा के वापस आया तो वो वेलोसिटी भी हमें पता होनी चाहिए ना, पता होनी चाहिए। आप सोचिए, अब पता होनी चाहिए, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी V1 है और फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी 1 मीटर पर सेकंड है। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन किस तरीके से निकालोगे, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, mg sin थीटा इधर लगेगा, अब फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा म्यू mg cos थीटा ये इधर लगेगा। पहले एक्सेलरेशन हमारा जो आ रहा था भाई, एक्सेलरेशन जब आ रहा था तो दोनों क्या होते, दोनों जुड़ रहे थे, अब नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि अब ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, अब डिवाइड बाई m। अब एक्सेलरेशन इस तरीके से निकालेंगे, इधर आएगा एक्सेलरेशन, अब देखो एक्सेलरेशन कितना आ गया, m से तो m कट गया, भाई g की वैल्यू 10 रख ली, sin थीटा की वैल्यू 0.05 रख ली, माइनस म्यू 0.25 हो गया, g की वैल्यू 10 हो गई और cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ से देखो, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, ये हो गई आपकी 0.5 ये आ गई, ओके 0.5 माइनस 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 ये हो जाएगा 0.5 और ये हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2.5 ना, हाँ 2.5 ये हो गया 2.5। अब देखो 0.5 माइनस 2.5 ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब माइनस का क्या मतलब है, हमने देखो नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया है, एक्सेलरेशन अभी भी इसका ऊपर ही है, एक्सेलरेशन ऊपर ही है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ही है, तो हम इस तरीके से देखो, इस तरीके से देख सकते हैं कि भाई ये है हमारा मास, ये मूव कर रहा है इधर वेलोसिटी V1 से, एक्सेलरेशन है इसका a इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई, यहाँ फाइनल वेलोसिटी इसकी 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ये डिस्टेंस है 6 मीटर, कैसे निकालोगे, हम निकालेंगे सर V1 स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2as, यही करते हो, तो V1 स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल देखो हम क्या कर रहे हैं, ये V स्क्वायर V1 स्क्वायर बराबर U, सही है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है V, फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई, फाइनल यहाँ से फाइनल वेलोसिटी होगी 1 इक्वल टू U निकालना है, यानी कि इसको हम V1 ले लेते हैं नाम, V1 स्क्वायर प्लस, अब अपोजिट डायरेक्शन में भाई ये 2 a की वैल्यू हो जाएगी 2 और s की वैल्यू हो जाएगी 6, और यहाँ से V1 निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 24, इस तरीके से होगा। देखो ये कितना है 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 6 24 हो जाएगा, 24 इधर आएगा तो 1 प्लस 24 इक्वल टू V1 स्क्वायर, तो V1 आ जाएगा यहाँ से 25 रूट यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ से जो जब ये मूव कर रहा होगा टकराने के जस्ट बाद तो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा। सही है भाई, हमारे पास अब ये दोनों चीजें निकल गई, ये बात समझ में आई नहीं आई आपको, यहाँ से V1 निकाल दिया हमने 5 मीटर पर सेकेंड, ये अपवर्ड है, ध्यान रखना है, ये अप है और ये डाउन है, ये डाउन है। पहले मास का तो काम हमने कर लिया, अब दूसरे का भाई, दूसरे का देखो मास m है, कैपिटल M है, जब ये टकराया होगा जस्ट बिफोर कोलिजन यानी कि इसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन तो 0 है, यानी कि U2 0 है, और V2 निकालना पड़ेगा जस्ट आफ्टर कोलिजन निकालना पड़ेगा भाई, टकराने के बाद तो कुछ वेलोसिटी आई होगी, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से 0.5 मीटर ऊपर मूव कर गया, इसको वेलोसिटी को मान लेते हैं V2 और ये 0 वेलोसिटी हो जाएगी,
इसको हम मान लेते हैं, इसको चलो V3 ले लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं, तो बाद में रुक गया ना, ये रेस्ट में आ गया। सही है भाई, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब देखो इसका भी मास होगा कैपिटल M, mg, ये थीटा हो गया, ये n हो गया। यहां से आप ये देखोगे तो कैपिटल mg साइन थीटा, और ये हो जाएगा mg कैपिटल mg cos थीटा। सही है भाई, जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ म्यू n लगेगा। भाई क्यों कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है ना, एक्सेलरेशन निकालेंगे तभी तो वेलोसिटी निकाल पाएंगे। अब देखो दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहे हैं, मूवमेंट ऊपर हो रहा है, तो एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन कितना आएगा, नीचे की 4 कैपिटल mg साइन थीटा प्लस म्यू कैपिटल mg cos थीटा डिवाइड बाई कैपिटल m से तो m कट गया, तो ये क्या आ गया, 10 हो गया साइन थीटा 0.05 प्लस ये हो गया आपका 0.25 इंटू 10 इंटू 1, तो ये वही आ गया आपका 0.5 प्लस 2.5 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 3 एक्सेलरेशन क्या आ गया, ये किधर आया है, नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन आया -3 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, और मूव कर रहा है ये ऊपर की तरफ। तो वेलोसिटी निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, एक्सेलरेशन है आपके पास, एक्सेलरेशन है, देखो एक्सेलरेशन है, तो ये वेलोसिटी निकालनी है v3 फाइनल v1 स्क्वायर प्लस 2as, यही करोगे ना, ये तो 0 हो गई, v1 स्क्वायर निकालना है माइनस, क्यों, a की वैल्यू नेगेटिव में है 3, और ये हो जाएगा 0.5। तो यहां से देखो ये हो जाएगा 0 v1 स्क्वायर माइनस ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3, ये हो रहा है 3, तो v1 क्या आ जाएगा, v1 की वैल्यू आ गई √3, v1 की वैल्यू आ गई √3 मीटर पर सेकेंड। ये v2 है ना, हाँ v2 नाम दे देते हैं इसको, v2 देते हैं, ठीक है, v2 दे देते हैं इसको, v2 की वैल्यू आ गई। अब देखो सारी वैल्यू आ गई हमारे पास, जो चाहिए था हमें, सारी चीजें निकालने के लिए जो हमें आवश्यकता है, सारी वैल्यू आ गई। अब कर सकते हो, देखो लेंदी है क्वेश्चन, काफी लेंदी है। v2 आ गया आपके पास √3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। देखो v2 क्या है, v2 √3 है ऊपर की तरफ, माइनस v1 क्या है, v1 है 5 डाउन नीचे की तरफ है, तो -5, u1 8 है ऊपर की तरफ, माइनस u2 0 है। सही है, और e की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस √3 बाई 8 हो गया। सही है, अब देखो 5 प्लस √3 को कैसे लिख सकते हैं, 1.732 लिख सकते हैं, 1.7 लिख लो या 1.732, ये 8 हो जाएगा। जोड़ो, e की वैल्यू होगी आपकी 6.732 बाई 8। अब 8 से डिवाइड करो तो 6 में तो 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 67, 8 64, 8 बार चला जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये 33 हो जाएगा। और 33 में 8 से डिवाइड करोगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 1 बचा, 12 हो गए, ये हो जाएगा 12 में डिवाइड करोगे तो 8 1 8, 4 बचा, 8 15 40, यानी कि e की वैल्यू जो आ गई, e की वैल्यू आई है 0.84 के आसपास, 15। सही है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ गया आपका 0.8415, 0.814। अब बाद में पूछा है मास क्या होगा भाई, मास कैसे निकालेंगे, मास कैसे निकाल सकते हैं बताओ, कोई और तरीका जिसका हम मास निकाल सकें, बताइए। ठीक है भाई, हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो यूज कर लिया, एक चीज और बची है सर हमारे पास, वो भी यूज कर लीजिए। क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर लेते हैं यार। शुरुआत में देखो मास है 2 kg, यही तो मूव कर रहा है, वेलोसिटी कितनी है 8 मीटर पर। ध्यान रखना, जब कोलाइड बिफोर कोलिजन के पास मास 2 है, 8 मीटर ऊपर मूव कर रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से मास हो गया। और कैपिटल एम, ये तो रेस्ट में है शुरुआत में, बाद में 2 kg, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गई है -5 ले लेंगे, प्लस कैपिटल एम, और इसकी स्पीड क्या है भाई, इसकी वेलोसिटी क्या है, जस्ट आफ्टर कोलिजन कितनी वेलोसिटी आई थी, √3 ना, √3। सही है, यहां से एम निकल जाएगा, देखो ये हो गया 16, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया -10, और ये हो गया आपका √3 कैपिटल एम। सही है, -10 इधर आएगा तो ये 26 हो जाएगा, ये √3 कैपिटल एम, एम निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 26 डिवाइड बाई √3। सही है,
ये हो गया 26 डिवाइड बाई √3 को हमने माना था 1.732, तो इसको अप्रोक्सीमेट ले लो आप 1.7 ले लो, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं, 1.7 ले लेते हैं, मान लीजिए इससे कर लेते हैं। अब उसके हिसाब से हम ये चेक कर लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है, हम कम ले रहे हैं, तो आंसर हल्का सा ज्यादा आएगा, उससे हल्का सा कम ले लें, लेकिन इससे निकाल कर देखते हैं, ठीक है। क्योंकि 1.7 के बाद 3 है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.7 ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, जीरो हटाया, ऊपर लगाया, ये हो गया 260/17। 17 का 26 में डिवाइड करो भाई, 17 दूनी 34 होते हैं, 26 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि एक बार जाएगा। कितना, 17 का 17, बचेंगे कितने, 3 और 6 9, 9 बचेंगे, 90 हो जाएगा। 17 पंजे 85, 5 बार चला गया 85, यानी कि 5 बचा, 5 बचा, 5 में 17 से डिवाइड करोगे तो जीरो, एक बार जाएगा, एक ही बार नहीं जाएगा, 5 बचा, जीरो लगाएंगे, 50 हो गया। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 50 हो गए हमारे पास, 50 में 17 तिया 51 हो रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 3 के आसपास, अप्रोक्सीमेट 3, तो यानी कि वैल्यू हो जाएगी आपकी केजी, यानी कि अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू आएगी, लेकिन हम वैल्यू कम ले रहे हैं तो हल्की सी इससे छोटी आएगी। अब मान लीजिए 15 तो आएगा ही, 0.1 से 0.2 मान लो, ज्यादा से ज्यादा इसके बीच में आएगी, इसके बीच में आएगी, सही है। यानी कि 0 पॉइंट, यानी 15.0 समथिंग आएगी, 15.0 समथिंग, तो अप्रोक्सीमेट 15 की बराबर भी ले सकते हो। आंसर आप यदि 15 केजी भी लगा सकते हो तो वो भी ठीक रहेगा, 15 केजी भी आप लगा सकते हो, सही है। तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी क्या, एक्सेलरेशन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन देखो यहाँ पे सी और डी दे रखा है। क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन आपको, बताइए, क्वेश्चन सही से दिख रहा है? मैं चेक करता हूं एक बार। चलिए, बढ़िया दिख रहा है, कीजिए क्वेश्चन। 2017 में एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन। A block of mass capital M has a circular cut with a frictionless surface as shown in figure. The block rests on the horizontal frictionless surface of a fixed table. Fixed table. Initially, the right edge of the block is at x equals to 0. यहाँ पर ये x equals to 0 पर है. A point mass M is released from rest. यहाँ से ऊपर से एक point mass release किया जाता है at the topmost point of the path as shown and it slide down, नीचे की तरफ स्लाइड करता है when the mass loses contact with the block. जब ये यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा, लूज कॉन्टैक्ट जब ये लूज करेगा, इट्स पोजीशन इज x. इसने देखा कि जब मैंने ये यहाँ से मूव कर रहा हूँ, यहाँ से जब ये पोजीशन छोड़ रहा है तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कुछ डिस्टेंस x आगे की तरफ है। क्यों होगी भाई, पूरा ये सिस्टम आगे की तरफ मूव कर जाएगा, मान लेंगे आगे की तरफ मूव कर जाएगा, सही है। यानी कि x डिस्टेंस पे है, जब ये लूज करता है तो x डिस्टेंस पे लूज करता है। एंड द वेलोसिटी इज v, और वेलोसिटी v है, वेलोसिटी v है। एट दिस इंस्टेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट है, यानी कि एक या एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। तो चलो एक इसको इस तरीके से देखते हैं हम। मान लीजिए ये है हमारे पास एक कैपिटल मास है, इस तरीके से एक वेज है, ये इसका मास दे रखा है कैपिटल एम, कैपिटल एम मास दे रखा है, सही है। अब ये कह रहा है कि एक बॉल है, स्मॉल जो पॉइंट मास है वो यहाँ से, देखो यहाँ से पॉइंट मास है, ये दे रखा है आर, ये आर दे रखा है, ये यहाँ से ये लुढ़क के आता है और यहाँ से ये लूज कांटेक्ट करता है वेलोसिटी v से, वेलोसिटी v से लूज कांटेक्ट करता है। और जब ये लूज कांटेक्ट करता है ना, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है, यानी कि x जो 0 था, ये x 0 सर, यहाँ से मान लीजिए ये x इक्वल टू 0 था, तो ये x पे लूज करता है, x इक्वल टू x पे लूज करता है, यानी कि पोजीशन x पे लूज करता है। तो कैसे लूज कर रहा होगा, यानी कि ये पूरा सिस्टम मास, पूरा सिस्टम x इधर चला गया होगा भाई, x पूरा ये सिस्टम इधर x चला गया होगा भाई, समझो ना। ये जब लूज करता है, यहाँ से जब निकलता है, इसने देखा कि मेरी तो पोजीशन x इक्वल टू x है, यानी x डिस्टेंस पे हूँ, तो इससे क्या है भाई, शुरुआत में जो मास था, ये जो x पे था, ये पूरा मूव इधर x कर गया ना, सोचो पूरा ये x मूव कर गया, पूरा x मूव कर गया। अब यहां से आप एक चीज ध्यान दो कि फोर्स इन x डायरेक्शन में कोई है कि 0 है, कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लेस है, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, लेकिन x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आया, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं आया, कोई फोर्स नहीं आया, तो fx 0 है। तो हम ये कहेंगे सर x COM, एक्सेलरेशन ऑफ COM इन x डायरेक्शन,
इन एक्स डायरेक्शन में 0 होगा। जब ये एक्स डायरेक्शन में 0 होगा तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट होगी। अब शुरुआत में वेलोसिटी कह रहा है कि 0 है, तो फाइनल में भी तो 0 ही होगी ना, फाइनल में भी 0 होगी भाई। शुरुआत में ये रेस्ट में है, वेलोसिटी इनिशियल हमारे पास कंडीशन निकल आई कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। कांस्टेंट कब रहेगी भाई? शुरुआत में वेलोसिटी 0 है तो फाइनल में भी वेलोसिटी 0 ही रहनी चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट कह रहा है, कांस्टेंट कह रहा है। अब देखो वेलोसिटी इनिशियल में भी 0 है, फाइनल में भी 0 है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं भी चेंज नहीं हुआ हुआ। पूरा जो सिस्टम हम चेक कर रहे हैं, पूरा जो सिस्टम हम देख रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। हमने ये कल भी डिस्कस किया था, यानी कि चेंज इन एक्ससीओएम, एक्ससीओएम चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको हम बोलते हैं एक्ससीओएम। क्या होता है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। डी लगा दिया चेंज इन, तो चेंज इन तो 0 है ना। इसको कैसे निकालते हैं? हम इसको निकालते हैं, ये दिख रहा है, चलिए हम इसको निकालते हैं सर। ये होता है m1x1 प्लस, सॉरी जब डी निकाले हो ये होता है m1 dx1 प्लस m2 dx2, यही होता है अपॉन m1 प्लस m2। सही है। अब ये तो 0 है तो ये टर्म भी 0 में आ जाएगी। हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 m1 dx1 प्लस m2 dx2 इक्वल्स टू 0। सही है, इक्वल्स टू 0 बची है भाई। इसे कर क्यों रहे हैं हम ऐसा? देखो इससे हमें पोजीशन निकल जाएगी, पोजीशन ऑफ द पॉइंट मास की, यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक, ये निकल जाएगी हमारे पास। इनमें से कोई सी वैल्यू, यानी कि एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हैं ना, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी पोजीशन निकाल सकते हैं पॉइंट मास की। देखो कैसे करेंगे। यहां से हमने कर दिया, ये मास m1 को मान लेते हैं कैपिटल मास m है। अब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उधर भाई? पूरा सिस्टम मास उधर राइट साइड में स्मॉल m से मूव कर गया, यानी कि ये x से मूव कर गया, पूरा मास x से मूव कर गया आगे की तरफ, उसने बोला भी। प्लस जो छोटा वाला मास है, छुटकू वाला मास है, उसका मास m है। अब उसने x की तरफ मूव करा, कितना मूव करा होगा भाई? देखो ना, देखो अब ये ध्यान दो कि r तो इसने यहीं पे मूव कर लिया, इधर डायरेक्शन में भाई। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस मूव कर लिया इसने, यहां पर आया और इसने देखा कि अपने आप को कि मैं तो x डिस्टेंस आगे, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी तय करी होगी? टोटल डिस्टेंस तय करी होगी r प्लस एक्स, 0। सोचो ना भाई, पूरा जो मास है, कैपिटल मास जो है वो x डिस्टेंस गया, और जो छोटा वाला पॉइंट मास है वो x प्लस r, देखो यहां से मूव कर रहा है वो, यहां से, तो r तो ये डिस्टेंस होगी, x ये होगी, r प्लस एक्स होगी, r प्लस एक्स होगी। यहां से x निकालने की कोशिश करो, ये हो जाएगा कैपिटल M x प्लस स्मॉल m कैपिटल R प्लस स्मॉल m x इक्वल टू 0। सही है। यहां से आप ये देखोगे तो x कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल टू माइनस स्मॉल m R। यहां से x की वैल्यू निकल रही है माइनस स्मॉल m कैपिटल R डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये देखो ये क्या निकला है, ये x की वैल्यू निकल जाएगी, ये निकल आई x की वैल्यू, ये वैल्यू निकल आई आपकी x की। माइनस क्यों आया भाई? इसने कहा था कि x इधर मूव करा है, x की वैल्यू माइनस आई है, तो यहां से वो यहां से इधर मूव करी होगी, दूसरी तरफ मूव करी होगी, हमें मतलब नहीं, हमें माइनस साइन आ गया। तो यहां से आप एक चीज यहां देखो, द x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक m, ब्लॉक m, जो ब्लॉक m था हमने को सेंटर ऑफ मास कहां माना है? x डिस्टेंस मूव किया है, और जो x कंपोनेंट आया कितना आया है? माइनस एम आर अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये आया है, इतना ही तो दिखा रहा है, तो ये सही है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अब पोजीशन ऑफ द पॉइंट मास की पोजीशन निकाल लेते हैं। पॉइंट मास की पोजीशन देखो कैसे आएगी, पॉइंट मास की पोजीशन कैसे आएगी? जब हमने कैपिटल M की पोजीशन निकाल रखी है तो पॉइंट मास की भी निकाल लेते हैं लगे हाथों। देखो कैसे करेंगे, पॉइंट मास ने जो पोजीशन थी वो थी भाई r प्लस एक्स थी। जो पॉइंट मास कितना मूव किया? r प्लस एक्स मूव किया, r हो जाएगा, x की वैल्यू हमने निकाली है माइनस एम आर बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, यही निकालिए। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कैपिटल M R प्लस स्मॉल m R माइनस स्मॉल m R अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सही है। यहां से ये एम आर कट गया, कैपिटल M R अपॉन
कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यानी कि ये पोजीशन होगी किसकी, पॉइंट मास की, पॉइंट मास, पॉइंट मास हो गया। अब देखो द पोजीशन ऑफ द पॉइंट मास इज एक्स इक्वल टू माइनस रूट, माइनस रूट तो आ नहीं रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। अब बात आई हमारे पास वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मास की, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम और वेलोसिटी ऑफ, अब वेलोसिटी दोनों की वेलोसिटी निकाली, पोजीशन तो हमारे पास आ गई भाई, पोजीशन तो हमने निकाल ली। अब हमें निकालनी है क्या, हमें निकालनी है पोजीशन, सॉरी वो निकालनी है हमें, अब निकालनी है वेलोसिटी। तो हम दूसरे पेज पे चलते हैं, फिर से हम चीजों को देखना चालू करते हैं। भाई वेलोसिटी निकालनी है हमें दोनों की, देखो ये इस तरीके से, ये यहाँ से ये मूव करके यहाँ से ये यहाँ आ गया, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी दे रखी है v इधर। अब देखो ये पूरा मास जो कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ये इधर मूव करा है, इधर मूव करा है, हमें पता है कि माइनस आया है तो मालूम पड़ गया हमें कि इधर मूव करा है, तो हमने इसकी वेलोसिटी मान ली, कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं हम इसकी v1 मान लेते हैं, ठीक है v1 मान लेते हैं, वो v हो गई, और ये v2 मान लेते हैं, चलो v2 मान लेते हैं, v2 मान लेते हैं, ठीक है v2 वेलोसिटी है, इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, हमने ये मान लिया। तो यहां से क्या कर सकते हैं भाई, कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास है, हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास है, कंजर्वेशन ऑफ मास। शुरुआत में हम ये देखेंगे कि भाई इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हम देखा, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, क्यों, क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। फाइनल में देखा जाए, फाइनल में हम देखेंगे तो फाइनल में देखो इसके पास वेलोसिटी है उधर की तरफ, तो स्मॉल एम हो गया, वेलोसिटी v हो गई, उधर हो गया। अब ये इसकी वेलोसिटी इधर है तो माइनस ले लेंगे, कैपिटल मास कैपिटल एम हो गया और वेलोसिटी v2 हो गई, वेलोसिटी v2 हो गई, ओके सही है। अब यहां से देखो, यहां से आप निकालने की कोशिश करो तो यहां से v2 निकालो, v2 निकालो, तो v2 निकाला हमने, तो v2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल एम v अपॉन कैपिटल एम, सही है, v2 निकाला है यहाँ, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल ब्लॉक m, ये इक्वेशन वन ले लो। दूसरी इक्वेशन क्या कर सकते हैं भाई, दूसरी इक्वेशन सर ये कर सकते हैं, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कर सकते हैं। ऐसा करते हैं टोटल एनर्जी निकालते हैं, इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी करते हैं। इनिशियल टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुरुआत में क्या है, देखो हम इनिशियल निकाल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कर सकते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आप एक चीज देखोगे यहां से, ये r डिस्टेंस ऊपर है, हमारा मास यहां पर आ गया ना फाइनल में, तो पहले क्या है ये हम इसको डेटम मानते हैं, इसको डेटम मानते हैं, तो यहाँ पर कितनी हाइट ऊपर है, इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, स्मॉल एम जी, कितना हाइट कैपिटल आर, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, भाई दोनों मास सिस्टम क्या है, हमारे रेस्ट में। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि डेटम पे आ गया। काइनेटिक एनर्जी, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास है, देखो छोटे मास के पास भी है, बड़े मास के पास भी है, तो 1/2 स्मॉल एम v स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल एम और v2 स्क्वायर, सही है। यहां से एक चीज देखो, यहां से आ गया हमारा mgr इक्वल्स टू 1/2 एम v स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल एम, और v2 की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दो, ये v2, ये हो जाएगा एम स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्क्वायर। यहां से देखो, यहां से m से ये वाला m कट गया, ये वाला m कट गया, सही है। अब एक चीज और देखो, स्मॉल m भी कट रहा है, ये स्मॉल m कट गया, ये स्मॉल m कट गया और ये एक स्मॉल m कट गया, बचा क्या, देखो ये वाला जो 2 है इधर ले आते हैं, ये हो गया 2gr हो गया, ओके। यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है सर v स्क्वायर, यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है स्मॉल m अपॉन कैपिटल एम v स्क्वायर, सही है। यहाँ से v स्क्वायर निकालो, यहाँ से v स्क्वायर निकालो, देखो ये हो गया आपका 2gr, ये 2gr हो गया, यहाँ से v निकालोगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल एम और v स्क्वायर, सही है। ये हो गया 2gr, यहाँ से आप ये करोगे तो इधर m कैपिटल m प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल m, ये हो गया v स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये m तो इधर आ जाएगा और v निकालना, v की वैल्यू निकालनी है, तो देखो रूट चला जाएगा, रूट, ये हो गया कैपिटल m, इसको इस तरीके से लिख लो, ठीक है, उसमें आंसर हमारा इसी तरीके में, इसी में दे रखा है, तो v निकाल दो, यहाँ डायरेक्ट v निकाल दो, रूट हो जाएगा
2gr 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, यही हो गया डायरेक्ट v। ये क्या है, v क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मास, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मास ध्यान रखना कितनी है, √2gr अपॉन 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो चेक करें भैया क्या है उसका, देखो यहां देखो, पहला ऑप्शन, पहला देखो ऑप्शन 1 दिख रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट मास इज m इक्वल टू अपॉन √2gr 1 प्लस स्मॉल अपॉन कैपिटल M। यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है भाई, यही आ रहा है, सही है। तो ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, सही है। अब सी तो गलत है, डी को चेक लेना, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एम, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एम निकल जाएगा, कैसे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ एम, देखो कैसे निकालोगे, वेलोसिटी आपका वी है, इसमें रख दो, यहाँ पे एम वी अपॉन कैपिटल एम, देखो इसे मिटा देता हूं मैं आपको, यहाँ रख लेते हैं, V2 निकालना है, V2 निकालोगे तो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, V की वैल्यू रख देते हैं, V की वैल्यू आ गई है 2gr अपॉन 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, सही है। इसको अंदर इंटू करो, अंदर इंटू करोगे तो क्या होगा, ये 2gr एम स्क्वायर अंदर जाएगा, यहां से कैपिटल एम स्क्वायर अंदर जाएगा, एम स्क्वायर जाएगा तो 1 प्लस एम अपॉन कैपिटल एम, सही है। या फिर यहीं रख सकते हो, इसी को रख सकते हो, इसी को रख सकते हो, तो यही वेलोसिटी आ जाएगी। अब ये वेलोसिटी तो मैच नहीं कर रही है, ये वेलोसिटी तो मैच नहीं कर रही है, माइनस एम अपॉन कैपिटल, माइनस तो ठीक है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, उसमें भी माइनस लगा सकते हैं, लेकिन √2gr के नीचे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम भी आना चाहिए ना, कितना आना चाहिए, √2gr के नीचे कैपिटल एम और स्मॉल एम भी आना चाहिए, यानी कि ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो ऑप्शन कौन से आ जाएंगे, ऑप्शन ए कोमा बी ठीक हो जाएंगे, सही है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, चलो क्वेश्चन पढ़ो और आंसर कीजिए, चलो पढ़ो क्वेश्चन को। A slide with the frictionless curved surface which becomes horizontal at its lower end is fixed on the terrace of a building of height 3h, ये बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 3h, from the ground as shown in the figure। A spherical ball है of mass m released on the slide from the rest at a height of h, ये हाइट h दे रखी है, इसके ऊपर से स्लाइड की जाती है। The ball leaves the slide with the velocity v u naught x, यानी यहां से u naught से वो x डायरेक्शन में रिलीव करती है, यानी कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है। एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस d, यहां से d डिस्टेंस पे गिरती है, फ्रॉम द बिल्डिंग मेकिंग एन एंगल थीटा, यहां से ये थीटा पे, विद अ हॉरिजॉन्टल इट बाउंस बैक, ये यहाँ की टक्कर, यहाँ से टकराती है, फिर वापस जाती है, बाउंस बैक ऑफ अ वेलोसिटी v वेलोसिटी से वापस जाती है, एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट तक जाती है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है, g दे रखा है, और जी दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/√3 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट है, यानी कि एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। तो पहले तो हम इस कंडीशन को बनाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आपको ये चीजें नहीं दिख रही हूँ साइड से, मैं आपको इस तरीके से बना देता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, ये दे रखा है बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, सही है। अब यहां से आप एक चीज देखो, यहां से एक चीज देखो तो ये एक रोलर कोस्टर टाइप का दे रखा है, इस तरीके से रोलर कोस्टर टाइप का दे रखा है, इस तरीके से, इसकी हाइट h है और ये 3h है। यहां से ये पॉइंट मास को छोड़ा जाता है, तो ये यहां से वेलोसिटी u नोट पे जाता है, x डायरेक्शन में जाता है, और यहां से ये प्रोजेक्टाइल करके यहां से ये प्रोजेक्टाइल करके इस तरीके से d डिस्टेंस पर, यहां से d डिस्टेंस पर आता है कूद के, फिर यहां से ये बैक जाता है, यहां तक जाता है, ये वेलोसिटी v से जाता है, h मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट दे रखी है, प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट दे रखी है, ये थीटा दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, और नीचे g दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, सही है। देखो हम यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में देखें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा है,
तो शुरुआत में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास mgh, हाइट h, शुरुआत में रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। बाद में यहाँ डेटम मान लेते हैं तो मान लो पोटेंशियल एनर्जी 0 है और यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m u नॉट स्क्वायर। भाई स्पीड वेलोसिटी यहाँ पे है ना, देखो यहाँ से m से m कट गया, यहाँ से आप u नॉट निकालोगे तो ये आ जाएगा 2gh। और ये x डायरेक्शन में है तो इसको हम x बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए जो दे रखा है क्वेश्चन में वो करेक्ट है, ऑप्शन ए। यानी कि u नॉट की वैल्यू √2gh और x बार x कैप का मतलब है सिर्फ हॉरिजॉन्टल में x डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो ठीक है, पहला ऑप्शन तो ठीक है, सही है, पहला ऑप्शन तो ठीक है। थीटा निकाल सकते हो आप। देखो अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम यहां से ऊपर से और यहां तक डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मालूम पड़ जाएगी। भाई यहाँ वेलोसिटी मालूम पड़ गई तो हमें ये पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहती है वो सेम रहती है। यानी कि ये जो यहाँ पर वेलोसिटी आएगी उसका एक्स कंपोनेंट इस कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप बताइए। यानी कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम रहती है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 रहता है। तो हमारे पास ये वेलोसिटी मालूम पड़ जाए, उसका एक्स कंपोनेंट हम इसके बराबर रख दें तो भाई थीटा की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां से यहां तक फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। देखते हैं भाई शुरुआत में क्या है, शुरुआत में सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, ठीक है। तो क्या है, मास m है, g हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी टोटल 3h + h 4h हो जाएगा, ये 4h हो जाएगा, ओके। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/2 m v1 स्क्वायर है। हम देख लेते हैं कि इस पॉइंट पर v1 है, v1 वेलोसिटी है, तो यहां से ये काट दो, ये कट जाएगा। v1 क्या आएगा, v1 आएगा सर हमारे पास 8 v1 स्क्वायर आएगा हमारे पास 8gh आ जाएगा, 8gh आएगा v1, ओके। तो v1 स्क्वायर 8gh आ गया, v1 हो जाएगा हमारे पास, v1 हम रूट लेंगे तो 8 को कैसे लिख सकते हो 4 × 2, 4 का रूट लोगे तो 2 आ जाएगा भाई, यानी कि 2√2gh इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा भाई, 4 है ना, 4 × 2 लिख देते हैं, 4 × 2 रूट हो जाएगा 2gh का और 2 बाहर आ गया, ये वेलोसिटी v1 आ गई। अब यहां से देखो ध्यान दो कि भाई ये मैक्सिमम पॉइंट है, मान लीजिए यहां से ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ये यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ये वेलोसिटी है u नॉट, ध्यान दीजिए ये है थीटा। जब प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं, जब ये वेलोसिटी होती है, ये वाली जो वेलोसिटी होती है, ये जो हमने v1 मानी है, यहां से देखो ये v1 मान जो मानी है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल हो जाएगा। यानी कि हम x डायरेक्शन में वेलोसिटी लोगे तो ये x डायरेक्शन में हो जाएगी v1 cos थीटा, सही है। ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये x कंपोनेंट के बराबर, यानी कि u नॉट के बराबर होनी चाहिए। v1 कितना लिखा है, v1 निकला है 2√2gh cos थीटा, और u नॉट भी हमने निकाल रखा है, u नॉट निकाल रखा है 2gh। भाई देखो यहां से 2gh से 2gh कट गया, cos थीटा की वैल्यू आ गई, देखो 2 ये नीचे आ जाएगा 1/2 cos थीटा में किसको होता है 1/2 होता है सर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, सिंपल है भाई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले तो हमने ये वाला जो रोलर कोस्टर है इसके बीच में लगाई 0.1 और 0.2, तो हमारे पास u नॉट आ गया √2gh। फिर हमने पॉइंट इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पे लगाया, v निकाल लिया हमने, v1 निकाल दिया। अब इस पॉइंट पर हमने ये देखा कि ये वेलोसिटी इस तरीके से है भाई, ये देखें ये हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रही है, तो इनका ये जो हॉरिजॉन्टल v1 cos थीटा जो है ये u नॉट के बराबर है, तो दोनों की वैल्यू हमें u नॉट पता है, v1 पता है, cos थीटा निकल गया, cos थीटा 60 डिग्री आ गया, तो ऑप्शन हमारा सी भी ठीक है। अब आ रहा है बात v की, v कैसे निकालें सर। देखो आपके पास v ये वाली वेलोसिटी है, तो इसका कुछ यूज करते हैं इसको निकालने में, सही है। इसको ऊपर बढ़ा लें, चलिए थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाते हैं इसको, ओके ये कर लेते हैं, ठीक है यहां तक कर लेते, सही है। इसको मिटाते हैं, ठीक है ये हो गया। अब आप एक चीज देखो, यहां पर कांटेक्ट हो रहा है, यहां कांटेक्ट हो रहा है। आप एक चीज ध्यान दीजिए, हमने एक चीज देखी थी कल
कि जब भी कोई मास m यहां से टकराता है तो वो वापस जब मान लो ये वेलोसिटी जब टकरा रहा है u है, जब ये वेलोसिटी से वापस जाएगा यानी कि ये जो v वेलोसिटी होगी ये कितनी होगी e टाइम्स u। मान लीजिए ये जो प्लेटफॉर्म है इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है। हम ये देखते हैं मास m टकराया, टकराते समय उसकी वेलोसिटी u है। जब ये वेलोसिटी किस वेलोसिटी ऊपर जाएगा, किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, बाउंस बैक किस वेलोसिटी से करेगा e टाइम्स u। e टाइम्स u यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से जस्ट हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। पर आप एक चीज देखिए, हम यहां से एक चीज देख रहे हैं कि भाई यहां से ये टकरा रहा है v1 वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से टकरा रहा है, ये एंगल है थीटा। अब ये वापस जा रहा है किससे v से, मान लेते हैं ये फाई है, ये फाई है, फाई मान लेते हैं, कोई भी एंगल है, हमें उससे मतलब है नहीं वैसे तो। अब ये पॉइंट का ये पॉइंट क्या होगा भाई, ये लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, ये लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, ये लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। ओके सर, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। अब आप एक ध्यान दीजिए, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट ये है, अब इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कोई चेंज नहीं होगी भाई, टकराया और एक्स डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जो भी वेलोसिटी चेंज होगी, जो भी वेलोसिटी चेंज होगी वो वाई डायरेक्शन में चेंज होगी। ई टाइम्स यू, ई टाइम्स ऑफ v1 जो वेलोसिटी होगी वो वाई डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में सेम रहेगी। हमने क्या कहा था भाई, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट ये है, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट ये है, इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी रहती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी सेम रहती है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन सेम रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये वाला इसका जो कॉस कंपोनेंट है, इसका जो vx है, सोचो हम कॉस फाई नहीं ले रहे क्योंकि फिर फाई निकालना पड़ जाएगा, हम इसका सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसका कंपोनेंट ये vx है और ये कंपोनेंट vy है, ये कर रहे हैं। सोचो ध्यान से, यानी कि इसके दो कंपोनेंट है ना भाई, एक एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो हमने एक्स कंपोनेंट लिया तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा, जो v1 cos थीटा होगा, यही तो cos कंपोनेंट है, v1 cos थीटा, v1 cos थीटा, यही तो ये भाई एक्स कंपोनेंट तो चेंज होने वाला नहीं है, तो v1 cos थीटा। v1 कितना निकाल रखा है हमने, v1 कितना निकाल रखा है, v1 निकाल रखा है 2√2gh, 2gh। cos थीटा कितना है, cos थीटा 1/2 है, यहां से ये कट गया यानी कि ये √2gh, √2gh आया, vx की वैल्यू आई। अब vy निकाल सकते हैं भाई, vy क्या होगा, vy ये होगा वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन में, ये वाली वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही है, v1 नीचे की तरफ, यानी कि v1 sin थीटा नीचे की तरफ। अब ये वाला कंडीशन लगाओ कि ये वेलोसिटी नीचे की तरफ u आ रही है, वापस जाएगी किससे, eu से, eu से वापस जाएगी, तो e टाइम्स u। सोचो ये वेलोसिटी टप्पा खाने के बाद इसका y वेलोसिटी कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, ये कंपोनेंट है, इसका y कंपोनेंट नीचे की तरफ है v1 sin थीटा, जब ये टकराने के बाद ऊपर जाएगी तो किससे, e टाइम्स u से, e टाइम्स u से। तो यहां से देखो vy जो निकालोगे, e टाइम्स u क्या है 1/√3, e की वैल्यू 1/√3 दे रखी है, v1 क्या दे रखा है, v1 दे रखा है सर 2√2gh, 2gh sin 60, थीटा की वैल्यू 60 आई है ना, sin 60 क्या होता है √3/2, √3/2, सही है। देखो यहां से 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, vy वैल्यू कितनी आ गई, यहां देखो vy जो आ गया आपके पास, ये भी √2gh ही आया है, 2gh आया है, ऊपर की तरफ आया है, ध्यान रखना ये ऊपर की तरफ आया है, vy आ गया आपके पास, vy भी √2gh आया है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आया है। यदि हम v को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, vx है, सॉरी vx है, ठीक है, तो ये x कंपोनेंट हो जाएगा √2gh, √2gh तो दोनों सेम है, तो ये i कंपोनेंट प्लस j कंपोनेंट क्या आ जाएगा, j की जगह पे उसने दे रखा है कि ये सर z कंपोनेंट है, इसने दे रखा है कि ये i कैप प्लस j कैप है, y वाला जो कंपोनेंट है ये z है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में z दे रखा है उसने। देखो ध्यान से आप एक चीज देखोगे, यहां देखो इसने ये जेड दे रखा है ऊपर को, हम जो बार बार वाई मान रहे हैं वो जेड है, तो बाद में चेक कर लेंगे, वाई की जगह पे जेड कर लेंगे। लेकिन वेलोसिटी आप देखो v इक्वल टू √2gh, ठीक है, अंदर x कैप और माइनस जेड कैप, माइनस जेड कैप का मतलब है इसकी जो v वेलोसिटी है ये नीचे की तरफ बता रहा है ना, ऐसा तो नहीं है भाई, ऊपर की तरफ आई है वेलोसिटी, हमारे पास vy कंपोनेंट जो आया है वो ऊपर की तरफ आया है। तो ये देखो यदि इसको ये प्लस करता तो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता, पर इसने नेगेटिव करा है तो ये तो गलत हो गया भाई, हमारे पास प्लस यानी ए भी ठीक हो गया, सी भी ठीक हो गया और बी गलत हो गया। अब बात करते हैं डी की, ये वाला डी क्या होगा, ये वाला डी क्या होगा, सोचो ये वाला डी क्या होगा, इसको भी निकाल लेते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे ही देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है,
ये यहाँ से हमारा यहाँ आया डी डिस्टेंस पर, ये डी डिस्टेंस पर आया, यहाँ से ये v वेलोसिटी से, और ये h1 पे मैक्सिमम चला गया। सही है, ये थीटा है। ये क्या है, ये u नोट है, और ये 3h है। भाई ये वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी जीरो, वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी जीरो है। यहाँ पे से टाइम निकाल दोगे कि कितने टाइम में ये नीचे आ जाएगा। टाइम निकालते हैं सर हम, 2h/g होता है। यहाँ पर हम 2h की जगह पे देखा तो 3h है, ये तो 3h है, बाई g हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा √6h/g, ये टाइम आ जाएगा, ये टाइम आ गया। अब डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी वेलोसिटी इनटू टाइम। परफेक्ट। वेलोसिटी कितनी है, u नोट है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी u नोट है, और टाइम हमने ये निकाल दिया √6h/g। अब u नोट क्या है भाई, देखो u 2gh है, 2gh है, और ये हो जाएगा √60h/g। यहाँ से देखो g से तो g कट गया। अब रूट में देखोगे तो √2 और √6 कितना हो जाएगा, √12, और ये h हो जाएगा, h बाहर आ जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा √12 इंटू एच। देखो √h प्लस √h और √h इंटू करोगे तो h आ जाएगा, √2 और √6 √12 हो जाएगा। अब √12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 3, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, यानी कि 2√3h, यानी कि जो डी कंपोनेंट है, यानी कि जो डी की वैल्यू आई वो आई है 2√3h वैल्यू आई है, h आई है। लेकिन ऑप्शन ध्यान रखो तो वहां पे हमें ऑप्शन में दे रखा है h1, ऑप्शन में दे रखा है h1, तो हम कोशिश करेंगे भाई h1 में आंसर निकालने की। ये तो h है ना, h1 को भी देख लेते हैं भाई, h1 क्या है, h1 है क्या, सही है, h1 है क्या। पर आप एक चीज ध्यान दो कि h1 मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन में, वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन 2g, ये निकालते हैं h1, यानी कि मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन में आप h मैक्सिमम कैसे निकालते हो, वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g, h1 हो जाएगा। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी दे रखी थी हमारे पास, दे रखी थी 2gh का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहां से देखोगे तो इसका स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा 2gh अपॉन 2g। देखो 2g से 2g कट गया, ये हो गया h, यानी कि h1 जो है वो h के बराबर है, h1 h के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम d इक्वल टू 2√3h1 लिख सकते हैं, h की जगह पे h1 रख दो। तो अब देखो आप ऑप्शन, अब लास्ट वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, देख रहे हो। यहां से ये वाली जो वैल्यू है d/h1, d/h1 ये हो जाएगा 2√3, सही है। ऑप्शन डी भी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी भी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत है, और सिर्फ तो पता कितना गलत है, बस यहाँ माइनस की जगह पॉजिटिव दे देगा तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, सही है। चलिए आ गया क्वेश्चन, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए, सही है। ये 2008 में एडवांस में आया हुआ है, ये पैसेज टाइप का है ये क्वेश्चन है, और इसके 13 यानी कि 23, 24, 25 यानी कि 3 इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, सही है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी बच्चे। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ मूव करता है एज शोन इन फिगर। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सडनली चेंज फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री एट पॉइंट बी पर। द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, यहाँ पर रेस्ट में है। एज्यूम दैट कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन आर टोटली इनइलास्टिक है। जब ये बी पर टकराता है तो ये जो सेकंड इंक्लाइन प्लेन है ये वाला, इससे इनइलास्टिक तरीके से, यानी कि इसमें बाउंस बैक नहीं करेगा, ये इससे ही चिपक के चला जाएगा, इससे ही स्टिक होकर नीचे की तरफ जाएगा। तो उसने पूछा क्या है, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट बी जस्ट आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक द सेकंड प्लेन, जैसे ही ये टकराता है, टकराने के जस्ट आफ्टर वेलोसिटी क्या होगी। 24 में क्या बोला, स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट सी आफ्टर इमीडिएटली बिफोर लीव, यानी कि इसको लीव करने से जस्ट पहले, ये पूछा है। और इफ कोलिजन को, यदि इफ कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन इन इलास्टिक, यानी इलास्टिक, यदि कोलिजन को इलास्टिक कर दिया जाए, इलास्टिक कोलिजन का मतलब है ये टकराएंगे और बाउंस बैक हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से ये चिपक के नहीं जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, किधर भी जा सकता है हमें नहीं पता। तो देन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी, वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट
हो सकता है कुछ भी है, हम उसे देख लेंगे, ठीक है, ये पूछा है। तो आप एक चीज ध्यान दो कि भाई देखो यहां से दो, ये है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सही है, ध्यान दो, ये हाइट दे रखी है, ये हाइट दे रखी है कुछ, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, और ये दे रखा है आपको √3 मीटर। तो ये हाइट निकाल लोगे, ये हाइट कैसे निकालोगे भाई, ये हाइट निकाल लेंगे सर हम, टेन 60 कर देंगे, 1060 कर देंगे, तो ये हाइट हो जाएगी h, और नीचे हो जाएगा √3। तो ये कितना होता है भाई, 1060 क्या होता है, 1060 होता है सर √3, h बाई √3। यहां से h की वैल्यू निकालोगे तो √3 इंटू √3 3 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 3 मीटर, ये हो गया आपका 3 मीटर, 3 मीटर हो गया, सही है, 3 मीटर हो गया ये। इसी तरीके से ये वैल्यू भी निकल जाएगा, इसे भी निकाल लोगे भाई, ये 3√3 है और ये 30 है, तो यहाँ से भी ये निकाल दे, ये वाली वैल्यू भी निकाल देते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी दे नहीं रखी है इसमें, हाँ दे भी रखी है ना, हाँ ये 3 दे रखी है, और आएगा भी 3 आएगा, तो इसे निकालने की जरूरत भी नहीं है, ये डायरेक्ट 3 रख सकते हो, ये 3 मीटर है, सही है। तो देखो सोचो, ए और बी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास कैपिटल एम जी एच की वैल्यू 3 मीटर है, और बाद में जस्ट बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इसके पास हम मान लेते हैं एम, कैपिटल एम वी स्क्वायर है। देखो एम से तो एम कट गया, इधर आएगा ये 2, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, ओके, ये हो जाएगा 3 वी स्क्वायर, यहां से v हो गया आपका 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 इंटू 10 60, तो ये हो जाएगा √60 मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिए, पर ये आंसर नहीं है, ये जस्ट बिफोर द कोलिजन, जब ये प्लेन से टकराएगा उससे पहले की कंडीशन है। हमने काइनेटिक एनर्जी यानी कि हमने टोटल एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, हमने वेलोसिटी निकाल दी बिफोर कोलिजन, बी पे जस्ट टकराने से पहले की वेलोसिटी है ये, बी पे जस्ट टकराने से पहले की वेलोसिटी। अब इसको जूम करके हम ये देखते हैं, इसको हम बनाते हैं, और चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज भी बना लेते हैं, नेक्स्ट पेज बना लेते हैं, सही है, देखो यहाँ बनाते हैं, फिर इसको देखते हैं क्या होगा। देखो ये इस तरीके से है प्लेन, ये 60 डिग्री पे आया और ये 30 डिग्री पे चला गया, इस तरीके से, सही है, ये 60 डिग्री पे से इस तरीके से आया, ये यहाँ से इसका ये पैरेलल हो गया, ये हो गया, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये √3 मीटर, और ये 3√3 मीटर, और ये 30 दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है, और ये सी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब आप एक चीज ध्यान दो कि प्लेन बी यहाँ से बी और सी के बीच में है इंक्लाइंड प्लेन, तो जब इससे टकराएगा मान लीजिए पॉइंट हमारा यहाँ पर है, यहाँ ये टकरा रहा है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे बनाओगे भाई, लाइन ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे बनाओगे। अब सोचो कि भाई एक ये तो पॉइंट मास है, इसका तो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे बना सकते हो। मान लो ये वाला एक प्लेन है, ये प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन है, इस पे एक पॉइंट मास है, इन दोनों के बीच में लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कॉमन नॉर्मल कैसे खींचोगे, इस तरीके से, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा भाई, कॉन्टेक्ट इन दोनों के इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और इस ये जो पॉइंट मास टकरा हो रहा होगा, जो पॉइंट से छू रहा होगा उससे भी नॉर्मल होगा। अब ये तो पॉइंट मास है यार, ये तो बहुत छोटा सा है, इससे तो कहीं भी खींच लो, पर हम तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाला जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होगा लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट। हमने लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट खींचना कैसे कहा, ये करा था कि एक ये मास है, एक ये मास है, जब ये टकरा रहे होंगे जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इनके सेंटर ऑफ मास को मिला के एक पॉइंट खींच दो, यानी कॉमन नॉर्मल होता है। तो कॉमन नॉर्मल क्या है, ये पॉइंट मास पे भी नॉर्मल होना चाहिए, इस प्लेन पे भी नॉर्मल होना चाहिए, पॉइंट मास पर तो कहीं भी खींच दो नॉर्मल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके परपेंडिकुलर तो नॉर्मल, इसका नॉर्मल तो यही आएगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि नॉर्मल किस तरीके से खींच सकते हो आप। तो नॉर्मल किस तरीके से खींचेंगे, ये वाला प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा ना, कुछ सोचो, कुछ इस तरीके से कॉमन नॉर्मल होगा, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर होगा, ध्यान दो, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि ये 90 डिग्री होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, सही है, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट ही होगा। अब आप एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि भाई यहां से ये पॉइंट टकराया यहाँ पर, ये पॉइंट टकराया यहाँ पर बिफोर द कोलिजन,
तो इसका एक कंपोनेंट देखोगे कि ये वाला, ये इसका ये कंपोनेंट है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन, ये इसी डायरेक्शन में है नीचे 60 डिग्री में, ध्यान दोगे तो। ये कितना दे रखा है एंगल, ये दे रखा है आपको 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है। आप ये देखो कि भाई ये जो हमारे पास √60 जो आया है, जस्ट बिफोर की बात है, जस्ट बिफोर की बात है, तो जस्ट बिफोर लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा, यानी कि ये होगा √60 cos 30, ये वाला कंपोनेंट तो सेम रहेगा बिफोर कॉन्टैक्ट और आफ्टर कॉन्टैक्ट। हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि सर जब ऑब्लिक कोलिजन हम पढ़ते हैं तो जो कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, वो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो सेम रहता है, सेम रहता है। यानी कि हमने ये वाले पर, हमारे पास ये वाला कंपोनेंट था जस्ट बिफोर कोलिजन, इसका हमने परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर ये लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसका परपेंडिकुलर ये है, तो ये वाला कंपोनेंट है √60 cos 30, ये तो कांस्टेंट रहेगा, और इसका ये बिफोर कॉन्टैक्ट √60 sin 30, तो ये आ जाएगा। तो जो भी चेंज होगा इसमें होगा, जो भी चेंज होगा इसमें होगा, तो ये आफ्टर द कोलिजन होगा, इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज नहीं होगा, ध्यान दो, इसमें चेंज नहीं होगा भाई, जो भी चेंज हो सकता है इसमें हो सकता है, इसमें चेंज नहीं होगा कुछ भी। तो हमने ये चीज देख ली, हमारे पास ये है। अब ये कह रहा है कि भाई पहली कंडीशन में ये कह रहा है कि जो कोलिजन है, कोलिजन जो है वो टोटली इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक है। अब इनइलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है, स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर, और हम ये कह सकते हैं नो बाउंस, नो बाउंस, नो बाउंस। यानी कि आप यहां से देखो कि ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, सही है, तो सिर्फ इसके अबाउट वेलोसिटी होगी, यानी कि इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ये डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी, किसके, इनइलास्टिक कोलिजन में। क्योंकि देखो जब टकराएगा ये, तो ये बाउंस बैक नहीं होगा, देखो ये परपेंडिकुलर ये है कंपोनेंट, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है सेकंड, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो होगा, जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन कह रहे हो ना, यानी कि ये बाउंस बैक नहीं होगा भाई, यानी कि ये इसी प्लेन से चिपकते हुए जाएगा, इसी प्लेन से चिपकते हुए जाएगा, इसी प्लेन से चिपकते हुए जाएगा, ध्यान रखना है, इसी प्लेन से चिपकते हुए जाएगा, क्योंकि ये बाउंस बैक नहीं करेगा, तो इस कंपोनेंट का हमारे पास मतलब नहीं रहेगा इनइलास्टिक कोलिजन में। अब इस प्लेन से चिपकते हुए जा रहा है, तो ये वेलोसिटी कौन सी है, √60 cos थीटा, यानी कि आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन ये कंपोनेंट यही रहेगा। भाई हमने कहा, क्या कहा था कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कंपोनेंट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू एलओसी, यानी कि लाइन ऑफ कांटेक्ट या लाइन ऑफ इंपैक्ट कह सकते हो, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो ये तो भाई उतना ही रहेगा इन इलास्टिक कोलिजन में। हमें पता है कि भाई इन इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ये होगी, मान लो इसको वेलोसिटी भी मान लेते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ये होगी, और वेलोसिटी हम जब देखी तो ये कंपोनेंट आ रहा है इन इलास्टिक कोलिजन में, यही कंपोनेंट, भाई इसका कंपोनेंट यही तो आएगा, एक कंपोनेंट ये है। अब इन इलास्टिक में इसका तो कोई इनसिग्निफिकेंट है भाई, ये तो इससे कोई मतलब है नहीं हमारा, क्यों, क्योंकि बाउंस बैक तो ये कर ही नहीं रहा है ना, इससे चिपक के जा रहा है, इस चिपक के जो जा रहा है, ये वेलोसिटी कितनी है, √60, तो यही पूछी है उसने, ये जो v है वो पूछा है 60 cos 30 आ जाएगा, ये देखो यहां से देखो, तो द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक द सेकंड प्लेन, इमीडिएटली आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर जब ये स्ट्राइक से टकराएगा, इमीडिएटली आफ्टर वेलोसिटी तो इसकी इसके अलावा होगी ना, यहाँ से ये देखेंगे तो √60 cos 30 क्या होता है, cos 30 की वैल्यू होती है √60 होती है, तो हम ये करेंगे, ये 60 × 3 ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट सी, सी की बात करें, जब सी की बात करते हैं हमारे पास बी पर बोल सकते हैं, जस्ट सी की बात करते हैं, नॉट इन पर आप
तो देखो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी है मास m है, जीरो है, और 3 प्लस 1/2 मास है, वेलोसिटी कुछ है, वेलोसिटी